Namaskar. Welcome to Camp Shiksha. This particular question is from IIT Advanced 2021 paper, and this question is actually from the chapter called hydrocarbon. तो अगर आप ये वाला सीक्वेंस देखोगे जो ऊपर लिखा हुआ है दिस इज फ्रॉम द हाइड्रोकार्बन, अगर थोड़ा नीचे को आ जाओगे और ये सीक्वेंस देखने की कोशिश करोगे तो दिस इज फ्रॉम द चैप्टर कॉल्ड एल्डिहाइड कीटोन। तो मैं ऐसा मानता हूँ ये दो चैप्टर को मिक्स करके इसने ये क्वेश्चन डिजाइन किया है, हाइड्रोकार्बन चैप्टर एज वेल एज द कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर। तो कीटोन एल्डिहाइड की एल्डोल रिएक्शन भी इसने यहाँ पे कराई हुई है। तो सबसे पहले तो आपको पूरी रिएक्शंस आनी चाहिए। एक बार रिएक्शन आ जाएगी तो फिर उसके बाद जो भी परसेंटेज यील्ड उसने दे रखा है वो हम निकाल लेंगे। तो कुछ टिपिकल सी रिएक्शंस है, बहुत अच्छा क्वेश्चन इसने डिजाइन किया क्योंकि देखो काफी सारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। जैसे सबसे पहली रिएक्शन अगर आप देखो तो ये ऑर्गेनिक में हो सकता है किसी बच्चे का ज्यादा ध्यान ना गया इस रिएक्शन पे, बट इनऑर्गेनिक जब हम पढ़ते हैं तो इनऑर्गेनिक में जब हम पढ़ते हैं अपना यू कैन से अल्कली अर्थ मेटल के बारे में जब हम पढ़ते हैं तो उनके जो कार्बाइड्स हैं उनके कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस पढ़ते हैं। तो अल्कली अर्थ मेटल के कार्बाइड्स के हाइड्रोलिसिस में आपके पास जब भी मैग्नीशियम के कार्बाइड का हाइड्रोलिसिस आएगा तो ऐसे में बनता क्या है, ऐसे में यहाँ पे 3 कार्बन है इसलिए 3 कार्बन का अल्काइन बन जाता है। मतलब बनेगा क्या, इस तरीके से आपके पास प्रोपाइन बन जाएगा। तो दिस इज नथिंग बट यू कैन से प्रोपाइन। तो सबसे पहले मैं जरा इक्वेशन लिख के देखता हूँ वन क्या कह रहा है। तो ये प्रोपाइन बन गया, ये क्या है इसको मैं डेजिग्नेट कर दूं, ये पी बन गया, ठीक है। इसके अलावा और क्या क्या कहानी है, कह रहा है कि इस पे आपने क्या डाला, इस पे आपने NaNH2 डाला। अब NaNH2 क्या करेगा, NaNH2 बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इस हाइड्रोजन को उठा के ले जाएगा। और इस हाइड्रोजन को उठाने के बाद फिर क्या डाला है यहाँ पे, फिर आपने डाला हुआ है यहाँ पे CH3I, MEI लिखा हुआ है ना यहाँ पे, दिस MEI। तो ये CH3I, ये CH3I क्या करेगा, ये CH3I इसकी चेन इलोंगेशन करेगा। मतलब कि ऐसा होगा जब ये हाइड्रोजन चला जाएगा तो यहाँ पे माइनस चार्ज जनरेट होगा और ये माइनस चार्ज क्या करेगा, इस CH3 पे अटैक करेगा और इस हाइड्रोजन को निकाल देगा। जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे चेन इलोंगेशन हो जाएगा। पहले आपके पास 3 कार्बन का एल्काइन था, अभी आपके पास 4 कार्बन का एल्काइन आ गया। यहाँ से जो CH3 आया वो CH3 इस हाइड्रोजन को हटा के खुद वहां पे बैठ गया। तो इस तरह की रिएक्शन हो गई। ये जो आपने बनाया दिस इज द क्यू, ये क्यू है। तो चलो क्यू तक बात पकड़ में आ गई। इसके बाद जो कहानी दे रखी है वो क्या दे रखी है, रेड हॉट आयरन। रेड हॉट आयरन और आपको अच्छा रेड हॉट आयरन देखते ही आपके दिमाग में एक बहुत फेमस सी रिएक्शन याद आती होगी। बहुत फेमस रिएक्शन होती थी, कुछ इस तरह की रिएक्शन शायद आपको याद हो। ये क्यू अगर मैं पकड़ूं तो ये ट्रिपल बॉन्ड है, तो ट्रिपल बॉन्ड की अगर इस तरीके से 3 ट्रिपल बॉन्ड को एक दूसरे के सामने खड़ा कर लेते थे तो ऐसा हो जाता था कि ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे रेड हॉट आयरन करने पे, और ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएगा और बेंजीन बन जाता था। उसी तरह की रिएक्शन यहाँ पे करा रहा है, बस यहाँ पे फर्क क्या कर दिया इसने, यहाँ पे इसने 2 CH3 और लगा रखे हैं। तो एक एक CH3 और लगाओ, बाकी सेम रिएक्शन है। यहाँ पे सेम रिएक्शन आपको करानी है। सेम रिएक्शन जब आप कराओगे, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होके रेड हॉट आयरन करोगे तो आपके पास ये बेंजीन बन जाएगा। तो जब नॉर्मल हमारे पास इथाइन होता था तो सिर्फ बेंजीन बनता था, बट अभी हमारे पास इथाइन पे ये 2 CH3 भी लगे हुए हैं। ये वाले 2 CH3, एक एरा एक एरा, ये दोनों CH3 एज इट इज यहाँ पे नजर आएंगे। तो मतलब यहाँ CH3, यहाँ CH3, यहाँ दोनों पे भी CH3 और इन दोनों पे भी CH3। तो ये है आपका कंपाउंड R, नॉट कंपाउंड R, अच्छा हाँ ठीक है R है, बट ये X ग्राम है और आपसे यही पूछ रहा होगा ये X ग्राम है कितना, मतलब आपसे यही कह रहा होगा कि ये बना कितना, ठीक है ना। चलो इसको अभी कैलकुलेट करेंगे, फिलहाल तो ये R बन गया, अभी तो मैं सिर्फ रिएक्शन दिखा रहा हूँ, R बन गया। आगे देखते हैं आगे क्या हुआ। आगे कह रहे हैं कि आपके पास जो P बना था, मतलब ये इस P के बारे में कह रहा है कि एक और सीक्वेंस लिखो और इस P पे जरा ये काम करके दिखाओ कि अगर आप लेट से इसको अलग से लिख लें। जैसे कि मान लो आपके पास क्या है, आपके पास है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH, एक एल्काइन है। इस एल्काइन पे आपने क्या किया, एल्काइन पे आपको याद होगा कि टिपिकल सी रिएक्शन होती है HgSO4 H2SO4। तो अगर HgSO4 H2SO4 डालते थे तो ऐसा करने से क्या होता था, ऐसा करने से पानी का एडिशन हो जाता था मार्कोनिकोव के हिसाब से। तो पानी का OH इधर आके जुड़ जाएगा और पानी का जो हाइड्रोजन है वो इस तरफ आके जुड़ जाएगा। बट ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं होता था इस रिएक्शन का, अगर आपको याद हो। फाइनली ये प्रोडक्ट आता था टॉटोमराइज, और टॉटोमराइज करने पे होता था CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। तो दिस विल बी फाइनल प्रोडक्ट, ये फाइनल प्रोडक्ट होगा। अच्छा तो ये हमारे पास आ गया S प्रोडक्ट। जब हमारे पास ये S प्रोडक्ट आ गया तो अभी मैं क्या कर सकता हूं, अभी अगर आप इसको देखो बेरियम हाइड्रोक्साइड बेस है। बेस की प्रेजेंस में अगर कीटोन को लेके आओगे और अगर अल्फा हाइड्रोजन आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अल्फा हाइड्रोजन यहाँ अवेलेबल हैं, तो एक ही रिएक्शन संभव है जो कि आपकी एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन। मैं एल्डोल कंडेंसेशन बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे इसने हीट भी दे रखा है, मतलब एल्डोल तो कराएंगे ही कराएंगे, लास्ट में वहां से पानी भी निकालेंगे, H2O भी रिमूव करेंगे क्योंकि हीट दे रखा है। अगर हीट दे रखा होता तो लास्ट में H2O भी रिमूव करते हैं। तो फिलहाल अगर मैं इसका एल्डोल कंडेंसेशन कराऊं तो इसके 2 मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करेंगे। तो मतलब ये जो एसीटोन है इसके 2 मॉलिक्यूल्स को रिएक्ट कराओ, रिएक्ट कराने के बाद फाइनली आप यहाँ पे एल्डोल लिख दो,
एल्डोल कराने के बाद जो प्रोडक्ट आएगा दैट प्रोडक्ट विल लुक लाइक CH3 यहाँ, C यहाँ, CH3 यहाँ और डबल बॉन्ड यहाँ, और डबल बॉन्ड में इसलिए लगा दिया क्योंकि कंडेंसेशन भी किया मैंने, यहाँ H2O लॉस करा होगा ना, और ये C डबल बॉन्ड और CH3। तो ये मैंने प्रोडक्ट बना दिया जिसको इसने बोला टी। अच्छा, ये यहाँ पे रुका नहीं है, इसके बाद जो रिएजेंट डाला दैट इज वेरी फेमस, आज के बाद हमेशा याद रखना अगर आप इस रिएजेंट को नहीं जानते तो NaOCl। NaOCl इज नथिंग बट यू कैन से NaOH प्लस Cl2। शायद ये, एक सेकंड में इसको दोबारा लिखता हूँ, NaOH प्लस Cl2। तो NaOH और Cl2 इसको कलेक्टिवली कहीं कहीं पे NaOCl भी लिख देता है। अच्छा, जब भी कभी किसी कीटोन एल्डिहाइड पे ये रिएक्ट कर रहा हो NaOHCl2 या NaOHBr2 या NaOHI2, तो ये कुछ कुछ वैसी सी रिएक्शन जो बहुत फेमस रिएक्शन कीटोन एल्डिहाइड चैप्टर की रिएक्शन आपको याद होगा, दैट फेमस रिएक्शन इज कॉल्ड एज आइडोफॉर्म रिएक्शन। तो वहां पे आइडोफॉर्म रिएक्शन के अंदर NaOH प्लस I2 होता था, फिलहाल इसने क्या करा NaOH प्लस Cl2 ले लिया। तो कुछ कुछ आइडोफॉर्म जैसे ही होगा, बस यहाँ पे फर्क क्या होगा, फर्क इतना आएगा कि यहाँ पे क्लोरीन है हमारे पास। तो साइड प्रोडक्ट में क्या होता था, जब आपके पास कभी आइडोफॉर्म रिएक्शन होता तो होता क्या था, यहाँ से बॉन्ड टूटता था, ये वाला सेक्शन तो आपका क्या हो जाता था, आइडोफॉर्म बन जाता था। बट इंस्टेड ऑफ आइडोफॉर्म इस बार क्या बन जाएगा, इस बार तो क्लोरोफॉर्म बन जाएगा। तो एक चीज तो ये बन गई। और मेन प्रोडक्ट में यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे आपके पास बनेगा C डबल बॉन्ड C, CH3 यहाँ, CH यहाँ, C डबल बॉन्ड O माइनस और Na प्लस यहाँ। तो अगर आप ध्यान से देखो तो क्या बन रहा है, ये बन गया आपके पास एक सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। मतलब क्या होता था, जब भी कभी आप आइडोफॉर्म करोगे तो यहाँ पे एक कोने वाला सेक्शन टूटेगा और ये CH3 से क्लोरोफॉर्म बन गया, और बाकी का बचा हुआ सेक्शन आपका क्या होता था, किसी भी कार्बोक्सिलिक एसिड को सोडियम सॉल्ट बन जाता था। अच्छा, यहाँ पे टेक्निकली थोड़ा सा मार खा गया IIT एडवांस ने, थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया। यहाँ पे इन्होंने मेंशन नहीं किया कि यहीं पे छोड़ दे, इसी को यू मान ले, या फिर आप क्या करो, यहाँ पे लास्ट में हम पानी डालते हैं और पानी डालने से क्या हो जाता है, ये अगर हम थोड़ा सा और आगे चले ना तो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ CH3 यहाँ पे डबल बॉन्ड, इसको CH और ये COOH। मतलब जो आपने CO माइनस Na प्लस लिखा हुआ ना सॉल्ट, उसमें जब आप पानी डालोगे तो ये COOH हो जाएगा। तो हो सकता है कि शायद इसको वो फाइनल प्रोडक्ट माने, या हो सकता है मे बी शायद इसको फाइनल प्रोडक्ट माने IIT। तो वो तो आपको देखना पड़ेगा कि भाई IIT दोनों में से कुछ भी काम कर सकता है, क्योंकि काफी बार ऐसा अज्यूम कर लेते हैं कि लास्ट में पानी तो डाला ही होगा, जिसकी वजह से यहाँ थोड़ी रुका होगा, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड पे आके रुका होगा। एक दो बार IIT ने पहले भी ऐसा गड़बड़ किया है कि उसने अपने आप से मान लिया कि लास्ट में पानी डाला ही होगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, एक्चुअली में जब ये एग्जाम हुआ 2021 में, 2021 में, और इसकी जब ऑफिशियल आंसर की रिलीज करी गई, तो रिलीज करने के बाद क्या था, यहाँ पे आके कंट्रोवर्सी खड़ी हुई। उसने एक्चुअली लास्ट में पूछ रखा है कि ये कितने ग्राम बना। तो अगर मैं ये मान के चलूं कि CO माइनस Na प्लस बना है तो कुछ और वेट का वैल्यू आएगा, आंसर कुछ और आएगा। और अगर मैं COOH मान के चलूं तो आंसर कुछ और आएगा। बट लास्ट में आके IIT ने क्या किया, IIT ने फिर आके अपनी गलती को माना और उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया। मतलब अगर कोई बच्चा जल्दबाजी में सिर्फ इतना ही बना के और इसी से कैलकुलेशन कराया होगा, उसने उस आंसर को भी एक्सेप्ट किया। और कोई बच्चा अगर थोड़ा सा और टेक्निकली सोच के, मे बी शायद उसने पानी अज्यूम कर लिया हो और वो यहाँ पे आके इसको सोच के आया होगा, तो ऐसा करने पे जो आंसर आया होगा उसने उसको भी एक्सेप्ट किया। तो IIT ने मतलब दोनों ही आंसर्स को एक्सेप्ट किया था। चाहे आप यहाँ पे छोड़ दो आंसर को, यहाँ से जो आंसर आ रहा था शायद 3.2 आंसर आ रहा था शायद एक से, और एक से 3.9 आंसर आया था, उसने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया। IIT ने ऑफिशियल आंसर की में, तो आप दोनों आंसर चलेंगे। तो फिलहाल क्वेश्चन क्या है, मतलब ये तो हमने रिएक्शंस लिख ली, बट पूछा ये थोड़ी है आपसे, प्रोडक्ट थोड़ी पूछा है आपसे, पूछा है x कितना है, y कितना है, और x और y के एक्चुअल में इसका वेट, मतलब कि एक तो इसका वेट बताना है और एक जो फाइनल प्रोडक्ट आया उसका वेट बताना है कि लास्ट में ये कितने बने। तो कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना जरा। थोड़ा सा मैं इस पिंक पेन को रब कर देता हूं, क्योंकि मैं जो दिखाने वाला हूं वो पिंक पेन से दिखाने वाला हूं, ठीक है ना, ताकि वो अलग से थोड़ा सा दिखे, ठीक है। अच्छा देखना, सबसे पहला गिवन हिंट क्या है, वो तो इसके बारे में गिवन हिंट है, इसके बारे में दे रखा है 4 ग्राम है। अगर ये 4 ग्राम है तो इसका फॉर्मूला लगाऊं इसके मोल का, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और इसका मॉलिक्यूलर मास है कितना 40, तो इसके कितने 0.1 मोल्स मेरे को मिलते हैं। तो सबसे पहली कैलकुलेशन तो ये हुई कि इसके मोल्स निकाल लिए मैंने 0.1 मोल। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब मैं यहां से Q तक पहुंचा तो इसने बोल रखा है कि यहां से यहां जाने पे बस 75% ही बना, जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उसका 75% ही आपका बना, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जनरली क्या होता है, इसके 1 मोल से इसका 1 मोल बनता है, तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए। बट यहां पे ये क्या कह रहा है, 0.1 नहीं बन रहा है, 0.1 का 75% बन रहा है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपके पास पता लग जाएगा आपके पास Q कितना ग्राम बना। तो Q बन रहा है 0.0075 ग्राम, शायद मैंने एक जीरो ज्यादा लगा दिया, तो Q बन रहा है आपका कितना 0.075 ग्राम। तो Q के बारे में भी पता चल गया।
अच्छा आगे बढ़े तो देखना, जरा ध्यान से देखना। उसने बोला जब आप क्यू पे पहुंचे, क्यू के बाद आप सीधा यहाँ पहुंचे। अच्छा यहाँ थोड़ा सा आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, गड़बड़ मत कर जाना जल्दबाजी में, क्योंकि क्यू का जब आप 3 मोल्स को रिएक्ट कराओगे तब जाके इसका 1 मोल बन रहा है। आपको दिख रहा है ना, देखो 1 मोल, 2 मोल, 3 मोल, इसके 3 मोल्स को रिएक्ट करा है तब जाके आर बन रहा है। तो यहाँ पे पहले यूनिटरी मेथड लगाना पड़ेगा ना कि भाई इसके 3 मोल से अगर इसका 1 मोल बन रहा है तो इसके मेरे पास अवेलेबल कितने थे, इसके मेरे पास यू कैन से कि 0.075 मोल गिवन थे, तो इसका कितना मोल बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो ये मोल्स कितना आया, ये मोल्स आपके पास कितने आए, ये मोल्स आ रहे हैं आपके पास यू कैन से 0.075 डिवाइडेड बाय 3, इतने मोल्स बन रहे हैं, ठीक है ना। बट वो कह रहा है इतने मोल्स का भी 40% बन रहा है। मतलब पहले तो मैंने ये लगाया कि नॉर्मल स्टोइचियोमेट्री से इसके 3 मोल से इसका 1 मोल बन रहा है, तो इसके 0.75 मोल से इसका 0.75 डिवाइड बाय 3 इतना मोल्स बन रहा होगा। बट वो कह रहा है इतने मोल्स का भी सिर्फ 40% ही बन रहा है। अगर 40% बन रहा है तो कर दो जी इसका ही 40%, इसका 40% किया तो ये कितना आ रहा है, इसका 40% पे ये आ रहा है आपके पास यू कैन से 0.01 मोल। तो यहां से मेरे पास आ गया इसके मोल्स कितने बन रहे हैं। आपको याद होगा किसी चीज का अगर वेट निकालना होता था तो क्या करते थे, उसके मोल को उसके मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर देते थे। मोल कितना आ रहा है, मोल आ रहा है 0.01, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है, अगर आप कैलकुलेट करोगे इस मॉलिक्यूल का मॉलिक्यूलर मास, वो आएगा 162। तो उस हिसाब से जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कैलकुलेशन करने पे आ जाएगा 1.62 ग्राम्स। तो आपके पास एक आंसर तो आ गया, एक आंसर तो आ गया, ये तो कितना है 1.62 ग्राम्स। ठीक है जी, तो यहां तक हमारा एक क्वेश्चन सॉल्व हुआ। एक्चुअली में यहाँ पे मैंने जब क्वेश्चन पेस्ट किया तो मैंने यहाँ पे कंटिन्यूशन में जरूर लिख दिया, लेकिन एक्चुअली में पैराग्राफ वाला क्वेश्चन था कि आपके पास कुछ ऊपर पैराग्राफ दे रखा था ये, और फिर आपके 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, एक ये एक ये, तो ये अलग से एक क्वेश्चन था। अगर आपने इतना सही किया है तो इसके मार्क्स आपको अलॉट हो जाएंगे। बाकी सेकंड वाला भी सही करोगे तो उसके भी मार्क्स अलॉट होंगे। तो ये सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन में पूछ रहा है ये कितना ग्राम बना, तो उसके लिए भी देखते हैं, जरा सोचते हैं, सुनना। तो इसके हेडलेसेस करने से आपका ये बन रहा है। तो अगर आप ध्यान से देखो तो इसके 1 मोल से अगर इसका 1 मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनना चाहिए, लेकिन वो आपसे क्या कह रहा है 100% बन रहा है। तो मतलब आप पूरा पूरा मान लो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल ही बनेगा। ऐसा नहीं हो रहा जैसे यहाँ पे हमने किया था 75% या हमने किया था 40%, वो सब नहीं करना आपको। सीधा सीधा बोलो इसके 1 मोल से 1 मोल बनता है तो इसके 0.1 मोल से इसका 0.1 मोल बनेगा। तो यहाँ तक इतनी बात तो पता चल गई, इसका मोल्स कितने हैं, इसके मोल से आपके पास 0.1 मोल। ठीक है, यहां तक तो बात समझ में आ गया। एक्चुअली ये तो मैंने आपको बोला इंटरमीडिएट होता है, फाइनल प्रोडक्ट ये होता है, तो ये बनेगा 0.1 मोल। ठीक है ना, तो ये 0.1 मोल बना। लेकिन अगर यहां पे ध्यान से देखो तो वही वाली कहानी कि इसके 2 मोल से टी का 1 मोल बन रहा है, तो अगर इसके 2 मोल से इसका 1 मोल बनता है तो भाई इसके 0.1 मोल से इसका कितना मोल्स बनेगा। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं तो ये से कि 0.1 डिवाइडेड बाय 2 इतना मोल्स बनेगा। ठीक है ना, अब इतने मोल्स को आप क्या करो, इतने मोल्स को आपका कितना परसेंट आ रहा है 80%, इतने मोल का 80% आप यहां पे निकाल दो। इतने मोल का जब 80% आप निकालोगे तो दैट विल कम आउट टू बी कितना, दैट विल कम आउट टू बी 0.04 मोल। तो आपके पास समझ में आया कि ये जो टी बना था ये कितना बना था 0.04 मोल। अब यहां से जब आप यहां जाते हो तो यहां पे 1 मोल से 1 मोल ही बनता है, तो ऑब्वियसली ये कितना बना होगा, ये भी आपके पास बना होगा 0.04 मोल। ठीक है जी, तो ये बना 0.04 मोल। अगर मैं क्या करूं, अगर मेरे को इसका वेट निकालना, तो वेट का फॉर्मूला क्या होता है मैंने अभी बताया, मोल को मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई कर दो। इसका मॉलिक्यूलर मास अभी मैं सोडियम को मानते हुए, मतलब ये सॉल्ट को मानते हुए उससे कैलकुलेशन कर रहा हूं। अगर आप सॉल्ट को मानते हुए कैलकुलेशन करोगे तो इस सॉल्ट का मॉलिक्यूलर मास से इसको मल्टीप्लाई करना, सॉल्ट के मॉलिक्यूलर मास से जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ऐसा एक सेकेंड मैंने शायद कुछ गड़बड़ किया यहाँ पे, एक गड़बड़ मैंने किया, मैंने शायद बोला इसको सीधा सीधा ही 0.4 मोल बनेगा, ऐसा नहीं है। वो देखो क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है ये तो था कितना, ये था 0.04 मोल, 0.04 मोल, बट यहां से यहां आने में कितना हुआ 80% रिएक्शन हुई। इसका मतलब ये है कि जो भी आपका ये बन रहा था इसके बारे में अगर कैलकुलेशन करूं तो इसकी कैलकुलेशन क्या होगी, 0.04 मोल जो आपका बन रहा था 0.04 मोल, इसका 80% बनेगा यहाँ, इसका 80%। मतलब कि यहाँ पे मोल्स कितने बनेंगे 0.032 मोल्स, 0.032 मोल्स। अब 0.032 मोल्स को अगर आप जाओगे और यहाँ पे वेट निकालने की कोशिश करो तो वेट का फॉर्मूला क्या था, इसके मोल्स इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मोल्स कितना 0.032 मोल इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास देखोगे तो वो कितना आएगा, वो आएगा 122। और जब इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल कम आउट टू बी 3.9 ग्राम्स, दिस विल कम आउट टू बी 3.9 ग्राम्स। क्योंकि इसमें पानी यहाँ पे लिखा नहीं है इसलिए मोर अप्रोप्रिएट आंसर तो मैं यही मानता हूं कि आप यहीं पे इसको छोड़ दो, आप अपने आप से मत मानो कि इसने पानी डाला होगा।
ठीक है ना, सही बात तो यही है टेक्निकली। लेकिन ऐसा इतिहास रहा है, काफी सारे क्वेश्चंस में आईआईटी ने अपने आप से ऐसा अज्यूम करा हुआ है कहीं कहीं पे कि लास्ट में एसिडिक वर्कअप कर रखा है, लास्ट में आपने पानी डाल ही रखा है। तो अगर उसने ऐसा अज्यूम कर लिया, मान लो कोई बच्चा ऐसा कैलकुलेशन करके भी आ गया, तो आपने अगर मान लो मॉलिक्यूलर मास यहाँ पे 122 तो इसका है, आपने इसका ना रख के अगर इसका मॉलिक्यूलर मास रख दिया, तो अगर आंसर निकालोगे तो आएगा 3.2 ग्राम्स। और आईआईटी ने दोनों ही आंसर को एक्सेप्ट किया था, 3.9 को भी 3.2 को भी। तो मैं तो ये बोलूंगा फाइनल आंसर यहाँ पे कितना है, 3.2 ग्राम भी बोल सकते हो और 3.9 ग्राम भी बोल सकते हो, तो दोनों ही आंसर एक्सेप्टेड है। This particular question is from IIT Advanced 2021 paper. So 2021. This question is belongs to the chapter called हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन है, कहता है आपके पास क्या है, आपके पास ये है 1 मिथाइल साइक्लोहेक्स 1 इन, ये आपके पास है। इस मॉलिक्यूल को पकड़ो और इसका मोनोब्रोमिनेशन करो। पढ़ लेते हैं एक बार क्वेश्चन क्या कह रहा है। द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर्स विच मे बी फॉर्म्ड ऑन मोनोब्रोमिनेशन ऑफ दिस थिंग। तो कह रहे हैं इस मॉलिक्यूल को बनाओ और इसका मोनोब्रोमिनेशन करके मतलब आपको एक बी आर लगाना है और आप डिफरेंट डिफरेंट किस किस जगह पे बी आर लगा सकते हो, आपको बस इतना ही बताना है। बट इसने ये भी बोला है इंक्लूडिंग स्टीरियो आइसोमेरिज्म। तो अगर स्टीरियो आइसोमेरिज्म को भी इंक्लूड कर रहा है तो इसका मतलब हमें ये भी देखना पड़ेगा कि कोई ऑप्टिकली एक्टिव तो नहीं है। अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव होगा तो उसको कितनी बार काउंट करेंगे, ये सब चेक करना पड़ेगा। तो एक बार देख लेते हैं पहले। पहले तो इसी का स्ट्रक्चर बनाओ जरा, ये क्या है, ये है साइक्लोहेक्सीन, साइक्लोहेक्सीन, और पहले ही कार्बन पे आपके यहाँ मिथाइल जुड़ा हुआ है, ऐसा। ठीक है, ये है आपके पास। ठीक है, अच्छा इसमें डिफरेंट डिफरेंट जगह पे कहाँ कहाँ पे आपके ब्रोमिनेशन हो सकता है। ठीक है, तो सनलाइट की प्रेजेंस में। तो आपको याद होगा जब ऐसा हम करते थे तो फ्री रेडिकल बनता था। पहले जरा फ्री रेडिकल ही बना लेते हैं, देखना। जैसे अगर मैं देखूं तो मैं बोलूं फ्री रेडिकल कहाँ कहाँ बन सकता है, ये मिथाइल है। मैं बार बार यहाँ CH3 नहीं लिखूंगा, बस ऐसा कर रहा हूँ तो उससे समझ जाना यहाँ मिथाइल है। तो अच्छा क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी तो ये है कि यहाँ पे डॉट बन जाए, यहाँ फ्री रेडिकल बन जाए। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि भाई एलाइलिक फ्री रेडिकल बनना बहुत स्टेबल होता है, इसलिए एलाइलिक तो ये भी है। एलाइलिक किसे बोलते हैं, डबल बॉन्ड के नेक्स्ट कार्बन को। तो डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है, डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है। इवन अगर मैं एक और बोलूं, चाहे बेशक वो थोड़ा कम बनेगा, बट डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है, कि डबल बॉन्ड का नेक्स्ट कार्बन तो ये भी है। तो डॉट यहाँ भी आ सकता है, मतलब फ्री रेडिकल यहाँ भी बन सकता है। तो जो जो मैं कहूँ कि एलाइलिक फ्री रेडिकल जो स्टेबल फ्री रेडिकल है वो ये 3 है, जिसके हिसाब से अच्छा ये अभी और क्या क्या काम कर सकता है। ये ऐसा कर सकता है कि यहाँ पे क्या हो जाए, यहाँ पे ऐसी कुछ रेजोनेंस हो जाए, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ शिफ्ट हो जाए। ठीक है, और ऐसे यहाँ भी हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए, ऐसे यहाँ भी हो सकता है कि ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाए। ऐसा करने से देखना जरा क्या क्या बना। अगर मान लो मैं ऐसा बना दूं और मैं बोलूं कि कुछ ऐसा हो गया कि जी ये डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर गया, डॉट यहाँ आ गया। रेडिकल अपने आप को रीअरेंज तो कर ही सकता है ना। एक्चुअली रीअरेंज नहीं बोलेंगे, सही शब्द तो यह है कि यहाँ रेजोनेंस कर सकता है। तो फ्री रेडिकल अपने आप को रेजोनेंस कर सकता है, ये इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो डॉट इधर आ जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से क्या आ जाएगा, जिसकी वजह से यहाँ अगर सेम काम करूँ तो मैं ऐसा करके मैं बोल दूँ कि फ्री रेडिकल यहाँ आ गया, डॉट यहाँ आ गया। अगले केस में क्या बोलूँ, अगले केस में मैं बोलूँ आपसे कि आपका डबल बॉन्ड यहाँ आ गया और डॉट यहाँ आ गया। इस हिसाब से मैंने ये सब पॉसिबल आपके फ्री रेडिकल्स लिख लिए। अच्छा अच्छा, चाहे बेशक थोड़ा कम मात्रा में बनेगा, थोड़ा कम टेंडेंसी है बनने की, बट बन तो ये भी सकता है ना कि आपके पास क्या है, यहाँ डबल बॉन्ड था, डॉट यहाँ आ जाए। मतलब मैंने यहाँ 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 तो मैंने देख लिया, यहाँ भी देख लिया, यहाँ भी तो आने की टेंडेंसी है। चाहे बेशक वो थोड़ा कम बनेगा बट बनेगा। ठीक है ना, 2 डिग्री है, 2 डिग्री फ्री रेडिकल बन जाएगा। अच्छा इसी तरीके से उसने ऐसा तो कुछ बोला नहीं आपसे कि सिर्फ मेजर प्रोडक्ट बताना है, तो हम तो सब देख रहे हैं, मेजर माइनर जितने भी बनेंगे हम टोटल काउंट कर रहे हैं। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे भी सेम कहानी बोलूँ कि एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है कि डॉट यहाँ आ जाए। तो ये डिफरेंट पॉसिबिलिटीज हैं जहां जहां पे आपका डॉट आ सकता है, जहां जहां आपके रेडिकल्स बन सकते हैं। अब जरा इनको देखना, यहाँ पे अगर मैं बी आर लगाऊं तो लेट्स से कि अगर मैंने यहाँ पे डॉट बनाया था, मैं यहीं बी आर लगा दूं, तो एक बार तो बी आर यहाँ लग सकता है, एक बार बी आर यहाँ लग सकता है, एक बार बी आर यहाँ लग सकता है, एक बार बी आर आपका यहाँ लग सकता है, एक बार बी आर आपका यहाँ लग सकता है, और एक बार बी आर यहाँ लग सकता है। तो मैंने क्या किया, जहां जहां पे मैंने डॉट बनाया था उस जगह पे मैंने फाइनली बी आर बना दिया, बी आर डाल दिया। तो एक बी आर यहाँ, एक बी आर यहाँ। फिलहाल कितने हो गए जरा काउंट करना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हुए। अब इन 8 में से जरा चेक करो कितने ऑप्टिकली एक्टिव है। ऑप्टिकली एक्टिव किसे बोलेंगे, जहां पे आपके पास कोई ऐसा कार्बन दिख रहा हो जो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से जुड़ा हुआ। जैसे ये वाला कार्बन अगर मैं देखूं तो ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट से होगा, एक बी आर, एक ये अपसाइड जा रहा है, डाउन साइड जा रहा है, और ये दोनों अलग अलग सेक्शन है, और एक यहाँ पे हाइड्रोजन भी होगा जो मैंने शो नहीं किया है।
तो ये काला कार्बन कायरल है, ठीक है ना, तो ये कायरल कार्बन है। सिमिलरली इसकी बात करूं तो ये भी कायरल कार्बन है। इसकी बात करूं तो क्या ये भी कायरल है? हाँ जी ये भी कायरल है। इसकी बात करूं तो क्या कायरल है? हाँ जी ये भी कायरल है। इसकी बात करूं तो ये कायरल है? नहीं, ये कायरल नहीं है, क्योंकि ये 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है। यहाँ पे 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, इसको 2 बार काउंट नहीं करूंगा। अच्छा ये कायरल है, इसमें कोई इशू नहीं है। अच्छा सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, क्या ये कायरल है? हाँ ये भी कायरल है। ठीक है, इसकी बात करूं तो क्या ये कायरल है? हाँ ये भी कायरल है। तो इस हिसाब से अगर मैं देखूं तो जो भी कायरल है ना, उसको 2 बार काउंट करेंगे, क्योंकि वो एक बार आर जैसा और एक बार एस जैसा 2 तरीके से एग्जिस्ट कर पाता है। कभी भी कोई कायरल कार्बन है तो वो 2 तरह से एग्जिस्ट कर सकता है। उसका आर कन्फर्मेशन मतलब आर आर आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा और एस आइसोमर भी एग्जिस्ट करेगा, अगर मैं ऑप्टिकल एक्टिविटी की टर्म्स में बात करूं तो उस हिसाब से इसको 2 बार काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो मेरे कितने आइसोमर्स बने? मेरे 15 आइसोमर्स बन रहे हैं। अच्छा अब इन 15 में से देखना जरा, कहीं ऐसा तो नहीं फ्लो फ्लो में हम बनाते चले गए और हमने कोई 2 सेम चीज बना दी हो। जैसे कि अगर मैं देखूं तो चेक करो, जैसे कि मेरे को यही दिख रहा है, देखना जरा। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये मैंने इधर शिफ्ट किया था, डॉट यहाँ आ गया था, और ये देखो तो एग्जैक्टली सेम ही दिख रहे हैं। दिख रहा है आपको? मतलब आप अगर देखो तो ये एक दूसरे की जस्ट मिरर इमेज दिख रहे हैं, और मिरर इमेज देख के ये आपके सेम ही मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैं अगर अपने फ्री रेडिकल को यहाँ पे डॉट बना दूं या फिर इन इलेक्ट्रॉन को इधर ले जाके डॉट यहाँ बना दूं, जब मैंने डॉट बनाया था तो दोनों सेम ही थे। तो जिस वजह से क्या है, ये जो मैंने बना दिया ये फ्लो फ्लो में बना जरूर दिया, बट इसको मैं 2 बार काउंट नहीं करूंगा। मैं आपको बोलूंगा कि इसको भाई काट दो, इसको 2 बार काउंट मत करो, इसे काउंट मत करो। और भी कोई सेम है क्या, चेक कर लो एक बार। जैसे अगर मैं इसकी बात करूं, ये तो डिफरेंट पोजिशन पे बी आर लगा है। यहाँ पे बात करूं तो ये तो डिफरेंट पोजीशन पे बी आर लगा है। यहाँ पे बात करूं डिफरेंट पोजीशन पे बी आर लगा है। तो इसका मतलब हमने जो भी काउंटिंग करा था उसमें 2 और कम कर दो, इसका मतलब हो गया कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका मतलब आंसर शुड बी 13। तो इसके 13 आइसोमर्स बनेंगे। ठीक है जी। This particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called hydrocarbon chapter. सिंपल HBr का एडिशन है, लेकिन एक ही HBr डलवाया उसने, 1 इक्विवेलेंट ऑफ HBr है जो कि आपने इस पे अटैक करा है। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो इस बात को पकड़ा करो, अगर इज लिखा है तो सिंगल करेक्ट होगा और आपको मेजर प्रोडक्ट बताना है। ठीक है जी। अगर कुछ नहीं लिखा है तो हम बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर मान के चलते हैं किसी भी रिएक्शन को। तो फिलहाल ये अगर कुछ नहीं लिखा है इस रिएक्शन को, एडिशन रिएक्शन पे अगर आपको कभी भी कुछ नहीं लिखा हो तो आप उसको बाय डिफॉल्ट रूम टेम्परेचर मान के चलना। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, ये नॉर्मल एडिशन रिएक्शन नहीं है, क्योंकि जो नॉर्मल HBr आप मार्कोनिक ऑफ एडिशन रट लेते हो वो रटने से यहाँ पे काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन। ये है आपका कॉन्जुगेटेड डाइइन, मतलब कि डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड ये हो रखा है कुछ, ये बना हुआ है। तो ये कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन पे जब आप कोई भी एडिशन रिएक्शन कराते हो वो नॉर्मल तरह से बिहेव नहीं करता, वो डिपेंड करेगा कि आपने क्या टेम्परेचर दे रखा है, उस हिसाब से उसकी रिएक्शन होगी। जरा ध्यान से देखना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स से इसी एग्जांपल को उठा लेता हूं मैं। जैसे कि इस एग्जांपल की अगर मैं बात करूं तो इस एग्जांपल में आपके पास ये रिएक्टेंट है आपका, ठीक है, ये आपका रिएक्टेंट है। इस रिएक्टेंट में एक काम तो क्या हो सकता है, सिंपल आप क्या करो, अपना मार्कोनिक ऑफ एडिशन लगाओ, HBr का एडिशन करो। तो क्या होगा, सबसे पहले H जाके लगेगा और पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा बराबर में। तो मान लो H आके इस कार्बन पे लग गया इधर वाले पे, और ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन हो गया, बाद में यहाँ Br लग गया। तो मैंने आपसे क्या बोला कि आपका H आके यहाँ पे जुड़ जाएगा, ये CH3 हो गया। इस पे पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल हो गया, 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है। ठीक है, इसलिए मैंने एडिशन इस वाले डबल बॉन्ड पे कराया है, इस वाले डबल बॉन्ड पे नहीं करा रहा हूं मैं, और सिंपली यहाँ पे आके Br जुड़ जाएगा। तो इफेक्टिवली आपने ये देखा कि हमने क्या क्या जोड़ा, H यहाँ जोड़ा और Br यहाँ जोड़ा। अब आ जाते हैं मेन बात पे। मेन बात यह है कि जब भी कभी आपको कॉन्जुगेटेड डाइन दिखे, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, तो उसमें क्या कराना, उसमें नॉर्मल पहले H प्लस आयन का अटैक कराना। H प्लस आयन का अगर आपने इस पे अटैक करा दिया तो H प्लस आयन का अटैक करने के बाद नॉर्मली हाइड्रोजन तो इधर ही लगेगा, यही कार्बोकेटाइन बनेगा सबसे पहला तो। लेकिन अगर कभी भी आपके पास कॉन्जुगेटेड डाइन है ना, तो उसमें ये काम भी हो जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरफ आ जाए, और इस तरफ को आने के बाद आपका ये क्या हो जाए, आपका ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, ये CH3 बन चुका था और ये कार्बोकेटाइन बन जाए। ठीक है, और इफेक्टिवली Br माइनस फिर बाद में जाके आपका यहाँ पे ऐड हो जाए, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से आपका क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ गया था, Br इधर लग गया, और जो हमने स्टार्टिंग में हाइड्रोजन लगाया था वो यहाँ लगाया था, तो यहाँ हाइड्रोजन और यहाँ Br ऐड किया हमने। तो अगर आप ध्यान से देखो तो हमने हमारा H और Br कहाँ जुड़ा, लेट से ये पहला कार्बन था, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा, ये चौथा। तो हमने H और Br को पहले और चौथे पे लगाया,
जबकि यहाँ अगर देखें तो पहले और दूसरे पे लगाया, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं 1-2 एडिशन। तो दो पॉसिबिलिटीज होती है जब भी कॉन्जुगेटेड एडिशन होंगे, 1-2 एडिशन होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है और 1-4 एडिशन होने की भी पॉसिबिलिटी रहती है। मैं आपको इंपॉर्टेंटली बता दूं कि 1-4 एडिशन आपका थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट है और 1-2 एडिशन आपका काइनेटिकली स्टेबल प्रोडक्ट है। दिस इज काइनेटिकली स्टेबल एंड दिस वन इज थर्मोडायनेमिकली स्टेबल। थर्मोडायनेमिकली स्टेबल जनरली आपके या तो हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली स्टेबल प्रोडक्ट बनते हैं, या फिर अगर कोई टेम्परेचर ना दे रखा हो तो रूम टेम्परेचर पे भी आप थर्मोडायनेमिक स्टेबल प्रोडक्ट लिखते हो। दैट्स वाई इस क्वेश्चन में भी आपका क्या बनेगा, इस क्वेश्चन में भी आपका 1-4 एडिशन होगा। तो 1-4 एडिशन होके क्या आपको ऐसा कुछ नजर आ रहा है कि ये भी CH3 ये भी CH3 बराबर में डबल बॉन्ड और फिर उसके बाद Br यहाँ, तो ऑप्शन नंबर डी में मेरे को ऐसा कुछ दिख रहा है। आंसर तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है जी। तो इस तरह से जब भी कभी कंजुगेटेड आइन हो तो आपको 1-4 और 1-2 दोनों ही सोचने पड़ेंगे और ये देखना पड़ेगा टेम्परेचर क्या लिखा है। अगर कुछ नहीं लिखा है रूम टेम्परेचर मानना, 1-4 एडिशन कराना है। हायर टेम्परेचर लिखा है तो भी 1-4 एडिशन कराना। लोअर टेम्परेचर लिखा है, कभी माइनस में दे रखा होता, आपका टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस दे रखा होता, जीरो से भी कम दे रखा होता, तो ऐसे में यहाँ पे -20 डिग्री सेल्सियस दे रखा होता, तो समझ जाओ ये 1-2 एडिशन कराने की कोशिश कर रहा है। फिर 1-2 एडिशन करवाते हैं आंसर। ठीक है ना। तो फिलहाल ये आंसर क्या होगा, आंसर आपका हो जाएगा 1-4 एडिशन। दैट्स वाई आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, इसको ध्यान से देखना, 1-4 एडिशन को थोड़ा सा और ध्यान से सीखो। अगर नहीं आता है तो इसको कुछ लोग डायरेक्टली भी कराते हैं, जो मैंने ये सब काम कराया ना, कुछ लोग ऐसा भी कराते हैं कि यहीं से आप क्या कह दो, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, ये इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गए, यहाँ आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ माइनस बन गया, यहाँ प्लस बन गया, तो माइनस वाली जगह पे H लग गया, प्लस वाली जगह पे Br लग गया। तो कुछ लोग डायरेक्टली भी करा देते हैं, जैसे मैंने ऐसे स्टेप बाय स्टेप कराया, ऐसा ना करा के डायरेक्टली भी करा देते कुछ लोग। तो 1-4 एडिशन अगर आपको नहीं पता है तो 1-4 एडिशन 1-2 एडिशन पे और थोड़ा सा डिटेलिंग सीखो। ठीक है, ये काम आ सकता है। इसके ऊपर IIT आने वाले समय में फिर से दोबारा से भी कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है। तो दैट्स व्हाई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। This particular question is from IIT Advanced 2021 paper. This question belongs to the chapter called हाइड्रोकार्बन। तो ये हाइड्रोकार्बन चैप्टर का क्वेश्चन दिख रहा है क्योंकि आपके पास कुछ ट्रिपल बॉन्ड्स दिख रहे हैं और ट्रिपल बॉन्ड पे वो सोडियम लिक्विड अमोनिया NaNH2 डाल रहा है। अच्छा जी। तो ये रिएक्शन जरा आप याद करो, होता क्या था, सोडियम लिक्विड अमोनिया से जब आप रिएक्शन कराते थे तो दिस रिएक्शन विल नोन एज क्या कि बर्च रिडक्शन। तो इसको क्या बोलते थे, बर्च रिडक्शन बोलते थे। ऐसे में ऐसा कुछ होता था, अगर मैं एक जनरल सी रिएक्शन लिख के दिखाऊं आपको, लेट्स से कि आपके पास इस तरह का कोई एल्काइन है, तो इसमें आप क्या करते थे, इसमें अगर आप सोडियम लिक्विड अमोनिया बर्च रिडक्शन करते थे तो ऐसा करने से आपका एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ जाता, एक हाइड्रोजन इधर से जुड़ता था, और ये दोनों जो साइड में लगे हुए सब्स्टिट्यूएंट थे, ये दोनों CH3, ये दोनों CH3 अपोजिट साइड चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम बोलते हैं जब जब भी ये काम होगा तब तब एडिशन कैसा होगा, दोनों हाइड्रोजन आपके एंटी तरीके से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद आपका जो एल्कीन बनेगा वो आपका कैसा बनेगा, ट्रांस बनेगा। मैं फिर से बोल देता हूँ, मैंने क्या बोला, मैंने बोला जब भी कभी बर्च रिडक्शन करेंगे तो ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा, और जब डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा एल्कीन बन जाएगी, तो वो एल्कीन आपको ट्रांस एल्कीन दिख रही होगी, क्योंकि जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन ऑलवेज अपोजिट साइड से जुड़ेंगे, एंटी एडिशन होगा। बट एक इंपॉर्टेंट कंडीशन और है कि ये काम होता किस पे है, ये नॉन टर्मिनल एल्काइन पे होता है। मतलब आपके पास ये जो नॉन टर्मिनल एल्काइन है इस पे ये काम होगा। ये जो टर्मिनल एल्काइन है ना, टर्मिनल एल्काइन इस तरह से रिएक्शन नहीं करते हैं। टर्मिनल एल्काइन एक्चुअली में अगर करेगा भी तो क्या करेगा, मैं आपको करके दिखाऊं। मान लो आपके पास कोई टर्मिनल एल्काइन है, टर्मिनल एल्काइन उसको बोलते हैं जिसके कोने पे हाइड्रोजन लगा हो, जैसे यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जबकि इस वाले के पास कोई हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ तो कार्बन कार्बन की चेन है ना। तो कोई भी ऐसा एल्काइन जिसके पास कोने पे हाइड्रोजन और ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन पे हाइड्रोजन हो, इसको टर्मिनल एल्काइन बोलते हैं। इस पे अगर आपने NaNH2 डाल दिया तो NaNH2 लिक्विड अमोनिया NaNH2 तो बहुत स्ट्रॉन्ग बेस है, ये तो क्या कर देगा, इंस्टेड ऑफ रिडक्शन ये तो यहाँ पे ऐसा करके एसिड बेस रिएक्शन कर देगा कि ये एसिडिक हाइड्रोजन है और ये NaNH2 कैसा है, आपका बेस है। तो एसिड बेस रिएक्शन हो जाएगी, जिसकी वजह से यहाँ पे एसिडिक हाइड्रोजन निकल जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा, इसका कॉन्जुगेट बेस बन जाएगा। तो मतलब इस जगह पे रिडक्शन नहीं होगा, होगा तो एसिड बेस रिएक्शन होगी। ठीक है जी। तो रिडक्शन कहाँ होगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ होगा और यहाँ पे ट्रांस एल्कीन बनेगी। अब आप ये चेक करो कि आपको कैसा, कहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि ये ट्रिपल बॉन्ड तो एज इट इज दिख रहा हो, तो ये ऑप्शन तो कट गए। यहाँ पे ट्रिपल, इसने क्या किया, इसने इस ट्रिपल बॉन्ड को भी डबल बना दिया है, ऐसा काम नहीं होगा। बच्चे ये दोनों, इन दोनों ऑप्शन में देखो ट्रिपल तो एज इट इज रहा, अब इसको इसने डबल बनाने की कोशिश करी, यहाँ डबल बनाया और इसमें भी डबल बनाया। अब देखो बहुत आराम से क्वेश्चन का आंसर पकड़ में आ रहा है कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे ये देखो सिस एल्कीन बना, ये देखो ये दोनों अपसाइड जा रहे हैं, तो यह सिस। जबकि इसमें क्या हुआ, इसमें अगर आप देखो तो डबल बॉन्ड का एक अगर इधर को जा रहा है तो एक इधर को जा रहा है, तो ये कैसा है, ये ट्रांस। तो अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब भी ये काम होता है तो ट्रांस एल्कीन जनरेट होता है, जिसकी वजह से आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर बी।
Particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called benzene and its reaction. ऐसा कह लो क्योंकि बेंजीन की ही रिएक्शन मेरे को यहाँ नजर आ रही है, या आप चाहो तो इसको वैसे हाइड्रोकार्बन की रिएक्शंस कह सकते हो क्योंकि हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन ये वाली हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं हम रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन हम हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, ये वाली रिएक्शन भी आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन में पढ़ते हैं, वैसे कीटोन एल्डिहाइड में भी पढ़ते हैं, अल्कोहल में भी पढ़ते हैं, काफी जगह पे ये रिएक्शन पढ़ते हैं। तो आप कह सकते हो हाइड्रोकार्बन का मेजरली ये पोर्शन है क्योंकि ये भी हाइड्रोकार्बन का है, ये भी हाइड्रोकार्बन का है, ये भी हाइड्रोकार्बन का है, तो मेजरली इसको आप कह दो हाइड्रोकार्बन का ये क्वेश्चन है। ठीक है जी। अब जरा ध्यान से सुनना, आपके पास क्या है, आपके पास ये C8H6। तो ध्यान से सुनना, C8H6 के अगर आपने डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाले तो डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकालने का तरीका क्या होता था, नंबर ऑफ कार्बन माइनस नंबर ऑफ हाइड्रोजन बाय 2 प्लस 1। इसके हिसाब से अगर मैं चलूं तो नंबर ऑफ डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास कितने आ गए, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट आपके पास 4 आ गए। 4 डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट अगर आपके पास कभी आते हैं, 3 या 3 से अधिक, ये कैन से 4 या 4 से अधिक अगर आते हैं, तो एक रफ आइडिया लगाया करो कि शायद बेंजीन होने के चांसेस हैं। और अगर नहीं भी लगाओ, अगर आपको डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैलकुलेट करना नहीं भी आता है, मान लो मैं इसको स्किप भी कर दूं थोड़ी देर के लिए, मान लो किसी बच्चे को ये सब नहीं पता है, तो आप ऑप्शन देखो, ऑप्शन से आपको पकड़ में आ जाएगा। आप देखो ना, सभी ऑप्शन में बेंजीन तो दिख ही रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पे ये जो 8 कार्बन दिखा रखा है, 8 में से 6 कार्बन तो बेंजीन में यूज हो गए। उसके बाद सारे ऑप्शंस को देखो जरा, सभी ऑप्शंस में आपको एक बात दिखेगी, जैसे खास तौर पे अगर मैं इसका क्वेश्चन नंबर 39 की बात करूं, इसके चारों ऑप्शन में एक बात नजर आएगी कि बेंजीन के ऊपर 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है, 2 कार्बन की चेन है। यहीं से पकड़ में आ गया स्ट्रक्चर स्टार्टिंग का कि आपके पास क्या है, आपके पास स्टार्टिंग में बेंजीन है, 6 कार्बन तो यहाँ है, उसके बाद 2 कार्बन की चेन यहाँ है, ये हो गए पूरे 8 कार्बन। दिख रहा है, ये हो गया आपके पूरे 8 कार्बन। अब इसका 8 कार्बन पे जब आप 6 हाइड्रोजन लगाने की कोशिश करोगे, आपको अपने आप पता लग जाएगा ट्रिपल बॉन्ड है। अगर नहीं दिख रहा है तो इससे भी पता लग जाता है। आपको याद होगा HgSO4 H2SO4, ये टिपिकल सी रिएक्शन आपकी एल्काइन की होती थी, तो इसलिए यहाँ पे हमें एक रफ आइडिया आ जाता है कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो जो स्टार्टिंग कंपाउंड था उसको जजमेंट करने का एक तरीका तो यह है कि डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट निकाल के आप जाओ। एक तरीका ये भी, आप ऑप्शन बेस्ड चले जाओ, ऑप्शन से देखा करो, अगर बेंजीन दिख रही है सब में तो ऑब्वियसली बेंजीन तो होगा, तो इस 8 में से 6 तो बेंजीन में यूज हो गए। बाकी सारे ऑप्शंस में आपको दिख रहा है कि बेंजीन पे डायरेक्टली 2 कार्बन ऐसे करके डायरेक्टली अटैच्ड है, तो मतलब ये भी एक रफ आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे 2 कार्बन बेंजीन से डायरेक्टली अटैच्ड होंगे, अलग अलग नहीं होंगे 2 कार्बन। उसके अलावा मैंने ये भी देखा HgSO4 H2SO4 पैलेडियम बेरियम सल्फेट, ये सब रिएक्शन बहुत फेमस रिएक्शन होती थी एल्काइन की, तो ये सब रिएक्शन आप आराम से देख सकते हो एल्काइन की रिएक्शन है, इसलिए मेरे को पकड़ में आ गया कि ये एल्काइन होगा। तो यहाँ पे 39 में आप कह सकते हो स्टार्टिंग मटेरियल जो आपके पास C8H6 दे रखा है वो ये है। अब इसकी रिएक्शंस करते हैं, चलो जरा। इसकी रिएक्शंस आपसे क्या कह रहा है, पहले आपने कराया इसमें पैलेडियम बेरियम सल्फेट। पैलेडियम बेरियम सल्फेट से अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो तो ये टिपिकल सी एक रिएक्शन है जिसको बोलते हैं लिंडलर्स कैटलिस्ट। लिंडलर्स कैटलिस्ट क्या करता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देता है, ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बनाता है, और वो भी कैसे, वो भी बनाता है किस तरीके से, सिस तरीके से, मतलब कि सिन तरीके से ये क्या करेगा, 2 हाइड्रोजन को जोड़ देगा। सिन तरीके से मतलब कहने का है कि दोनों जुड़ने वाले हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे, सिस एल्कीन बनाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ से बनने वाली चीज क्या बनेगी, ऐसा कुछ बनेगी, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा और जुड़ने वाले दोनों नए हाइड्रोजन आपके आके यहाँ पे जुड़ जाएंगे। ठीक है जी, तो इस तरह से ये जुड़ गया, ये आपका बन गया ये वाली चीज जो उसने बोला C8H8, C8H8 भी बन गया। उसके बाद आपको याद होगा ये भी बहुत फेमस रिएक्शन होती थी, B2H6 है आपके पास, फॉलोड बाय H2O2 बेसिक मीडियम। ये रिएक्शन क्या करता था, एंटी मार्कोनिकॉफ से आपका क्या करता था, आपका HOH जोड़ देता था, जिसकी वजह से क्या होगा, एंटी मार्कोनिकॉफ से HOH जोड़ोगे तो कोने पे जाके OH जुड़ जाएगा। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से ऐसा होगा, आपको देखने को मिलेगा कि आपका H तो यहाँ जुड़ेगा B2H6, और आपका ये कैन से OH आके यहाँ जुड़ जाएगा। दैट्स वाई आपके पास जो ये चीज बनी X, वो तो ये है, तो X क्या बना आपके पास, X आपके पास ये बना कि कोने पे जाके आपका OH जुड़ जाएगा। दैट्स वाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन नंबर 39 मस्ट बी ऑप्शन नंबर C। हमें दिख रहा है यहाँ पे कोने पे आके OH चुपचाप से आके लग गया, दैट्स वाई दिस विल बी योर X। ये X स्ट्रक्चर है आपका, तो इसका तो आंसर पकड़ में आ गया ऑप्शन नंबर C। बाकी देखते हैं, इसको भी देखते हैं, ये सीक्वेंस भी पकड़ो। ये सीक्वेंस भी अगर आपको याद हो तो बहुत फेमस सीक्वेंस होती थी ये। इसमें क्या होता था, इसमें अगर आपने क्या करा, HgSO4 H2SO4 डाला तो ये कीटोन बनाने का काम करता था। ये क्या करता था, ये इस तरह से पहले यहाँ पे OH जुड़ देगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, वो टॉटोमराइज कर जाएगा और ये डबल बॉन्ड हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, मैंने जो बोला आपको, यहाँ पे OH जुड़ेगा, यहाँ पे H जुड़ेगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा और टॉटोमराइज करेगा और ये आपका कीटोन बन जाएगा। तो ये आपका बन गया कीटोन। ये आपका ये चीज जो इसने लिखा है C8H8O। ठीक है, अब इस पे इसने क्या रिएक्शन कराया, इस पे इसने ETMgBr का रिएक्शन कराया। ET क्या होता है, इथाइल। इथाइल यहाँ पे अगर माइनस बन के आया तो वो जाके इस पे अटैक मारेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, जिसकी वजह से बन के आ गया, जिसकी वजह से ऐसा बन गया, यहाँ पे बेंजीन, यहाँ पे कार्बन,
ये O माइनस फाइनली OH हो जाएगा, ये CH3 यहाँ जुड़ गया और ET आके यहाँ जुड़ गया, तो ET का मतलब है 2 कार्बन इथाइल, तो इसका मतलब CH2 CH3 आके यहाँ जुड़ गया। अब आप चेक करने की कोशिश करो कि आपके किसी भी ऑप्शन में ऐसा कुछ नजर आ रहा है आपको? नहीं। एक बात और कि यहाँ पे इसने H प्लस आयन हीट भी किया है। अगर H प्लस आयन हीट भी किया है फिर तो एल्कीन भी बना दो। मैं सिर्फ इतना ही छोड़ रहा था, फिर आप ये भी देखो ना, H प्लस आयन हीट किया फिर एल्कीन बना रखा है। अगर H प्लस आयन हीट किया है तो एल्कीन बना दो। एल्कीन बनाने के दो ऑप्शन है, या तो यहाँ डबल बॉन्ड लगवा लो या यहाँ पे डबल बॉन्ड लगवा लो। तो कौन सा डबल बॉन्ड, कौन सा एल्कीन ज्यादा अच्छा लग रहा है, जिसके ज्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन होंगे, जो ज्यादा स्टेबल होगा, तो इसलिए यहाँ डबल बॉन्ड लगेगा। इसका मतलब है कि आप कह सकते हो कि आपके पास फाइनल आंसर क्या आएगा, ऐसे करके यहाँ पे एक कार्बन है जिसपे एक CH3 है, फिर डबल बॉन्ड से अटैच है आपके पास 2 कार्बन फर्दर, ऐसे करके ये चीज बनी। तो अब देखना जरा, ये चीज आपको कहीं नजर आ रही है? आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी में देखो तो ये चीज बन रही है, देखो यहाँ CH3 है, डबल बॉन्ड लग के 2 कार्बन की चेन है। तो दैट्स व्हाई द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी ऑप्शन नंबर डी। तो इस तरह से बड़े प्यार से आपसे ये पैराग्राफ सॉल्व हो जाएगा। पहले का आंसर सी, दूसरे का आंसर डी। Particular question is from IIT Advanced 2015 paper, and this question is from the section called हाइड्रोकार्बन चैप्टर। सिंपली आपसे कह रहा है बस ये डबल बॉन्ड जो है ना, इसको रिड्यूस करना है। डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना दो और उसके बाद कह रहा है कि चेक करो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बनाने के बाद चेक करो कि इनमें से कितने ऑप्टिकली एक्टिव रहते हैं और कितने इनएक्टिव हो जाते हैं। इनएक्टिव वालों को पकड़ना है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो आईटी पूछ ही नहीं सकता था। अगर आप देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन में तो आपको पेन भी नहीं उठाना, बस सोचना है और आंसर निकालना है। आप देखो ना, अपने मन में सोचो, आपका अगर यहाँ पे हाइड्रोजनेशन होगा तो ये डबल बॉन्ड खत्म हो जाएंगे। लेट्स से ये डबल बॉन्ड खत्म हो गया, ये खत्म हो गया, ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया, ठीक है। मान लो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया, मान लो ये डबल बॉन्ड भी खत्म हो गया। तो अगर चारों डबल बॉन्ड को मैं खत्म कर दूं, उसके बाद बस आप ये देखो कि ये जो कायरल कार्बन बना था यहाँ पे, क्या ये अभी भी कायरल है, क्या ये अभी भी कायरल है, क्या ये अभी भी कायरल है, क्या ये अभी भी कायरल है। इन चारों को बस ये चेक कर लो। और कायरल होने के लिए क्या होता था, सिंपल सा, सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं आपको बताऊं, इजीएस्ट वे में, तो सिंपल ये होता था कि कार्बन हैविंग 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट। तो आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, देखो ना, कि इसके पास तो 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट पहले थे जब यहाँ डबल बॉन्ड था। अब तो ये सेम ही सब्स्टिट्यूएंट हो गया, इधर भी C2H5 इधर भी C2H5, तो ये तो दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गए, तो ये तो इनएक्टिव हो गया। सिमिलरली इसकी बात करो तो ये भी C2H5 ये भी C2H5, ये तो दो सेम सब्स्टिट्यूएंट हो गए। इसके पास भी चार डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, दैट्स व्हाई ये भी अकायरल हो गया। यू कैन सी ये भी ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इसमें कह सकते हैं ये ऑप्टिकली एक्टिव है, इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक्टिव है। इसमें 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट है, ये एक्टिव है। तो इससे आसान क्वेश्चन तो पूछ ही नहीं सकता था। बी और डी आंसर है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी बी एंड डी ओनली। Particular questions from IIT JEE Advanced 2021 पेपर। ये क्वेश्चन पैराग्राफ वाला क्वेश्चन है। इससे अटैच दो क्वेश्चन थे। एक क्वेश्चन ये है, एक इस क्वेश्चन इसके नीचे है। वो भी बात करेंगे, दोनों क्वेश्चन की एक साथ बात करते हैं। सुनना जरा। तो इजी है वैसे क्वेश्चन, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। जैसे कि नीचे वाला जो क्वेश्चन दे रखा है, ये वाला, ये जो आपको मैच करना कि बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी किसकी ज़्यादा होगी, किसकी कम होगी। अगर मैं इस हाइड्रोजन को कैसे कैसे ब्रेक करूँ, इस हाइड्रोजन को मैं होमोलिटिकली अगर क्लीवेज करूँ, तो ऐसे में पूछ रहा है कि इन चारों में से किसका बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज़्यादा होगा, किसका कम होगा। तो ये कॉन्सेप्ट यूज़ करने के लिए या फिर इस क्वेश्चन का जवाब देने के लिए मैं कहूँ कि ऊपर जो इतनी सारी कहानी लिखी हुई है, इस सब कहानी को हमें पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। ये तो हमारा जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी का क्वेश्चन हो गया। अब जीओसी वाले कॉन्सेप्ट से मेरे को ये बात पता होनी चाहिए कि यहाँ से जब होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो फ्री रेडिकल्स बनेंगे। उन फ्री रेडिकल्स की एनर्जी या फिर कहो उन फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी मेरे को अरेंज करनी आनी चाहिए। तो अगर आपको फ्री रेडिकल्स की स्टेबिलिटी अरेंज करनी आती है, तो इस पैराग्राफ का पहला क्वेश्चन तो आपसे सॉल्व हो जाएगा। ऊपर वाला जो ये सारी कहानी लिखी हुई है, इसका कोई लेना-देना नहीं है नीचे वाले क्वेश्चन से, इस वाले क्वेश्चन से। तो जैसे मान लो कि मैं चारों को एक बार बना देता हूँ। जैसे मान लो पी से जो आपका बनेगा वो कैसा फ्री रेडिकल बनेगा, देखो। पी से जो फ्री रेडिकल बनेगा वो ये बनेगा। यही तो है। आपको कह रहा है ये वाला हाइड्रोजन हटा दो होमोलिटिकली। होमोलिटिकली जब भी हटता है तो फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पे डॉट आ जाएगा। ठीक है, क्यू से जो चीज़ बनेगी वो क्या है? वो है आपकी CH2 और बेंज़ीन, ये। तो मतलब कि क्यू से जब आपके पास बनेगा तो ये बनेगा, जब क्यू में होमोलिटिकली क्लीवेज होगी। और जब आर में होमोलिटिकली क्लीवेज होगा तो क्या बनेगा? CH डबल बॉन्ड CH2, ये बनेगा। और जब आपके पास एस में होमोलिटिकली क्लीवेज होगा, ये हाइड्रोजन जाएगा, तो सी ट्रिपल बॉन्ड CH और यहाँ पे फ्री रेडिकल, ये फ्री रेडिकल बनेगा। आपको बस इन चारों फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी अरेंज करनी आनी चाहिए। जैसे कि एक इंपॉर्टेंट बात, मतलब वही कि आपको ये बात पता होनी चाहिए, इनकी स्टेबिलिटी अगर अरेंज अरेंज करूँगा तो ये है मोस्ट स्टेबल। क्यों? बिकॉज़ ऑफ द रेजोनेंस। आपको पता है कि अगर आपके पास इस तरह का फ्री रेडिकल होता है, इस तरह का फ्री रेडिकल होता है, इसको लिख देता हूँ CH2 और यहाँ बनाता हूँ डॉट, ठीक है?
तो ये क्या करता है, ये इस तरीके से आपका मान लो ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, तो ऐसा करने से ये रेजोनेंस करने लगेगा, ठीक है? तो ऐसा रेजोनेंस यहाँ पे फिजिबल हो जाएगा, ऐसा करके यहाँ डॉट आ जाएगा, ये हो जाएगा और फर्दर इसी तरीके से रेजोनेंस चलती जाएगी और ये आपने 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना पाएगा। तो सिंस यहाँ पे रेजोनेंस हो रहा है, तो आउट ऑफ ऑल दी 4 ये आपका मोस्ट स्टेबल हो गया। ये है आपका मोस्ट स्टेबल बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस। बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, ठीक है? अच्छा ठीक है, उसके बाद क्या? उसके बाद आ जाते हैं डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड और सिंगल बॉन्डेड। अब जब सिंगल बॉन्डेड कार्बन्स आपके पास होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग का काम करते हैं और जब आपके पास डबल बॉन्डेड या ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग का काम करते हैं। तो ये तो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ कर रहे हैं, जबकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। और फ्री रेडिकल के बारे में शायद आपको ये पता हो कि फ्री रेडिकल्स की अगर स्टेबिलिटी देखनी है, मैं लिख दूँ फ्री रेडिकल स्टेबिलिटी के बारे में अगर कमेंट करना है, तो ऐसा कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप तो उसको फ़ायदा पहुँचाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप इसको नुकसान पहुँचाते हैं। ठीक है? ऐसा लिख सकता हूँ। तो अगर आप देखें तो ये दोनों हो गए अनस्टेबल, कम स्टेबल और ये हो गया रिलेटिवली ज़्यादा स्टेबल। बट ये जब स्टेबल होगा तो ये कैसे? या तो इसको इंडक्टिव इफेक्ट से कह दो कि ये इसको इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं या आप इसको हाइपर कॉन्जुगेशन से भी कह सकते हो। यहाँ पे हाइपर कॉन्जुगेशन हो जाएगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है कि जब भी कभी फ्री रेडिकल वाले कार्बन के बराबर में कुछ कार्बन है और उस पे हाइड्रोजन्स हैं, जैसे यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन ये है, 6 हाइड्रोजन्स हैं। तो ये 6 के 6 हाइड्रोजन विल शो हाइपर कॉन्जुगेशन, यहाँ पे 6 हाइपर कॉन्जुगेशंस हो जाएँगे और हाइपर कॉन्जुगेशन होने की वजह से ये स्टेबल हो जाएगा। सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी कौन गवर्न करता है? अगर कोई आपसे पूछे आपको नहीं पता है तो सबसे पहले तो स्टेबिलिटी पे कमेंट करते हैं रेजोनेंस से, क्योंकि रेजोनेंस इज़ द मोस्ट डोमिनेटिंग फैक्टर। सबसे पहले रेजोनेंस से बताएँगे, फिर उसके बाद रेजोनेंस के बाद रोल आएगा हाइपर कॉन्जुगेशन का, सेकंड पे हाइपर कॉन्जुगेशन की बात करेंगे और थर्ड पे इंडक्टिव इफेक्ट की बात करेंगे और ये दोनों इंडक्टिव इफेक्ट से इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं। अच्छा, इन दोनों में से कौन ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, कौन कम खींच रहा है, ये कैसे कमेंट करूँ? ये जो बराबर वाला कार्बन है ये sp हाइब्रिडाइज़ है, यहाँ पे जो बराबर वाला कार्बन है वो sp2 हाइब्रिडाइज़ है। इसमें अगर परसेंटेज s कैरेक्टर की बात करोगे, तो वो आपके पास सबसे हाईएस्ट है और जितना ज़्यादा परसेंटेज s कैरेक्टर होता है, लिख दूँ क्या? परसेंटेज s कैरेक्टर जितना ज़्यादा हाईएस्ट होता है, उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग नेचर होता है। ठीक है जी? और मैंने कैसे बताया परसेंटेज एस कैरेक्टर? ये sp हाइब्रिडाइज़ है तो यहाँ पे 50% आपके पास s, 50% p और ये क्या है? ये आपका sp2 हाइब्रिडाइज़ है, तो इसमें आपके पास क्या हो जाएगा? इसमें आपके पास कुछ 30-33% एस कैरेक्टर आ जाएगा। तो एस कैरेक्टर की अगर बात करूँ तो एस कैरेक्टर इसमें ज़्यादा है। जिसमें एस कैरेक्टर ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है, तो ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है इन दोनों में, ठीक है? और ये आपका कम इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग है और जो इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा मैंने बोला था जो ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग होगा वो कम स्टेबल होगा। इस वजह से ये क्या हो जाएगा? ये सबसे कम स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेबिलिटी ही अरेंज कर देता हूँ। अगर मेरे से कोई कहे कि इन चारों की स्टेबिलिटी अरेंज करो, तो मोस्ट स्टेबल कौन हो गया? मोस्ट स्टेबल तो हो गया Q बिकॉज़ ऑफ रेजोनेंस, फिर हो गया P बिकॉज़ ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन क्योंकि सबसे पहले हमेशा रेजोनेंस सोचते हैं, रेजोनेंस के बाद हाइपर कॉन्जुगेशन सोचते हैं, उसके बाद इंडक्टिव इफेक्ट सोचते हैं और इंडक्टिव इफेक्ट से मैंने आपको बताया जो जितना ज़्यादा विथड्रॉइंग होगा उतना कम स्टेबल होगा, तो ये ज़्यादा विथड्रॉइंग होने की वजह से लीस्ट स्टेबल है। S होगा लीस्ट स्टेबल, उससे पहले कौन होगा? उससे पहले तो आपका R होगा। ठीक है जी? और अब बात करते हैं अपने क्वेश्चन की। क्वेश्चन में आपको कमेंट किस बात पे करना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी पे। मतलब ये बॉन्ड कितने प्यार से टूट जाएगा, इस पे कमेंट करने को कह रहा है कि मान लो इसको तोड़ूँ तो कितने प्यार से टूट जाएगा। तो सोचो ना, मान लो मैंने इसको तोड़ने की कोशिश करी, तो टूटने के बाद इस वाले से ये जो सेकंड वाला ऑप्शन है क्यू, इससे बन गया ये और ये चीज़ आपकी बहुत स्टेबल है। तो अगर बहुत स्टेबल चीज़ बन रही है तो ये मोस्ट फेवरेबल होगा, तो इसका बनाना मोस्ट फेवरेबल होगा। ठीक है? तो अगर ये मोस्ट फेवरेबल होगा, तो ये आसानी से टूट जाएगा। आसानी से टूट जाएगा तो यहाँ पे आपको लेस एनर्जी लगानी पड़ेगी, लेस बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी लगानी पड़ेगी। ठीक है ना? मतलब ये आसानी से टूट जाएगा, आपको कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, कम एनर्जी लगाते ही आपका ये टूट जाएगा और जिसको बनाना डिफ़िकल्ट होगा उसमें आपको ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ेगी। तो जिसको बनाना आसान है वो ईज़िली उसमें एनर्जी क्या करनी पड़ेगी? कम लगानी पड़ेगी। तो मैं कहूँ कि स्टेबिलिटी से बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का क्या लेना-देना है? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी और स्टेबिलिटी एक-दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल चलेंगे। जो जितना ज़्यादा स्टेबल मैं ऐसा कह सकता हूँ जो जितना ज़्यादा स्टेबल हो रहा है फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी कह रहा हूँ मैं। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। जो बनने वाला फ्री रेडिकल है, वो जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, मतलब उसको बनाना उतना आसान होगा और बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उतनी कम होगी। इस हिसाब से अगर आंसर लॉक करूँ तो फाइनल आंसर क्या लॉक करूँ? अगर मेरे से कोई कहे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अरेंज करो, तो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी उल्टा हो जाएगा, Q का सबसे कम होगा, P का उससे ज़्यादा होगा, R का उससे ज़्यादा होगा, S का उससे ज़्यादा होगा। अब इन वैल्यूज़ को ज़रा अरेंज कर दो, इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में। तो इंक्रीज़िंग या डिक्रीज़िंग ऑर्डर में अगर इन वैल्यूज़ को अरेंज करूँ, तो ऐसा करने पे सबसे हाईएस्ट वैल्यू किसको क्या लिखी हुई है? सबसे हाईएस्ट लिखी है 132। उसके बाद क्या लिखी हुई है? उसके बाद लिखी हुई है 110,
उसके बाद क्या लिखी हुई है? उसके बाद लिखी हुई है 95, उसके बाद क्या लिखी हुई है 88। ज़रा मैंने किसको किससे मैच किया फाइनली, आप देखो ज़रा एस को किससे मैच किया? एस को मैच किया मैंने 1 से, 132 से। आर को किससे मैच किया? आर को 110 से। तो आर को पहले आर के से पहले क्यू को कर लें? एस आर अच्छा ठीक है। आर को किससे मैच किया? आर को मैंने 2 नंबर से मैच किया। उसके बाद क्यू, क्यू को किससे मैच किया? क्यू को मैंने 88 से मैच किया। मतलब क्यू किससे मैच हो रहा है? क्यू मैच हो रहा है आपका 88 से मतलब 4 नंबर से। और फिर उसके बाद पी किससे मैच हो रहा है? पी मैच हो रहा है आपका 3 नंबर से, ये। ठीक है? तो देखो ज़रा ये आपको कहाँ दिख रहा है? 1, 2, 4, 3 1, 2, 4, 3 आपको कहाँ दिखाई देगा? 1, 2, 4, 3 आपको ऑप्शन नंबर 1 में नज़र आएगा। तो आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी कितना? ऑप्शन नंबर ए। ओके, सो लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन ऑफ दिस पैराग्राफ। सेकंड क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो देखो इसमें क्या दे रखा है, इसमें आपको शायद कुछ ये रिएक्शन है देखो, CH4 Cl2 से रिएक्ट करके CH3Cl बना रहा है HCl, और इस रिएक्शन का डेल्टा H आपसे पूछ रहा है -25 किलो कैलोरी पर मोल। अच्छा, तो अगर सबसे पहले यही निकाल लें क्या? देखो ज़रा, मेरे पास सब कुछ दे ही रखा है, मैं बस इसकी हेल्प से क्या करूँ ना, मैं जो अननोन चीज़ है उसका डेल्टा H निकाल लेता हूँ। देखना ज़रा, अब मेरे को ये बताओ, अगर लेट्स से कि मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दूँ, इसको अगर इक्वेशन नंबर 2 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दूँ, इसको इक्वेशन नंबर 4 बोल दूँ। तो इन चारों से क्या करूँ, इन चारों को कैसे प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कुछ भी करूँ सो दैट कि मेरे पास फाइनली ये वाली इक्वेशन आ जाए। तो देखो आपको फाइंड आउट मतलब फाइनली चाहिए क्या-क्या? इसको मार्क कर लेता हूँ देखो। फिर CH4 चाहिए, एक तो CH4 मेरे को यहाँ रिएक्टेंट साइड पे चाहिए। Cl2 भी चाहिए यहाँ पे रिएक्टेंट साइड पे, ठीक है। फाइनल प्रोडक्ट साइड पे क्या चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे मेरे को ये चाहिए। तो ये कहाँ चाहिए? ये तो प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। और ये भी कहाँ चाहिए? प्रोडक्ट साइड पे चाहिए। तो बस अगर आपने इतना सोच लिया कि ये दोनों प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, ये दोनों प्रोडक्ट साइड पे चाहिए और ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, तो आपको यहीं से ये बात पता चल जाएगी कि इक्वेशन नंबर 5 बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को तो ऐड अप करना पड़ेगा ताकि ये दोनों रिएक्टेंट साइड पे रहें, और इक्वेशन नंबर 3 को और इक्वेशन नंबर 4 को सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, क्योंकि सब्सट्रैक्ट करेंगे तो वो प्रोडक्ट साइड पे पहुँच जाएँगे। तो जो आप इक्वेशन के साथ कर रहे हो, वो इनके डेल्टा H के साथ करो। तो इनके डेल्टा एच में भी ये करो कि इन दोनों का डेल्टा एच को सम अप करो, इन दोनों के डेल्टा एच को सब्सट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास आंसर आ जाएगा, जैसे कि मान लो इसका डेल्टा एच कितना है 105 किलो कैलोरीज़ पर मोल। इसका डेल्टा एच कितना है 58, इसका डेल्टा एच कितना है आपके पास 85, और इसका डेल्टा एच कितना है 103। ये अगर आपको याद हो तो क्या होता था, ये होता था हेस लॉ, ठीक है? हेस लॉ होता था ना थर्मोडायनामिक्स में, वो क्या बोलता था कि भई जो भी आप इन इक्वेशंस के साथ करोगे, वही उनके डेल्टा एच के साथ करना, टू गेट द फाइनल डेल्टा एच ऑफ दी फाइनल रिएक्शन। डेल्टा एच 5 आपके पास यहाँ से निकल के आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट करने पे आ रहा है -25 किलो कैलोरीज़ पर मोल। ये आपके पास आ रहा है। तो लो जी, आंसर तो आ ही गया। वो तो आपसे यही कह रहा था कि करेक्ट ऑप्शन बताओ, तो करेक्ट ऑप्शन में 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, सिंगल करेक्ट था। तो ऑब्वियसली डी अगर करेक्ट है तो ए, बी, सी आपका इनकरेक्ट होगा। तो अगर इतना भी कर लेते हो और थोड़ा स्मार्ट वर्क करते हो, थोड़ी मेहनत बचाते हो, तो आपके पास जल्दी समय में ही आपके पास आंसर आ जाएगा। आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। बाकी आप चेक कर सकते हो, चाहो तो ये सब चेक कर सकते हो, ऑप्शन नंबर ए, बी, सी इनको भी चेक कर सकते हो। चाहो तो मैं करके दिखा देता हूँ देखो। ऑप्शन नंबर ए को, बी को, सी को भी चेक कर लेते हैं। चलो देखते हैं। अच्छा, उसके लिए लेकिन थोड़ा-सा देखो भई, थोड़ा-सा आपको नॉलेज होना चाहिए। क्या नॉलेज होना चाहिए? ये जब हमने एल्केन चैप्टर में हाइड्रोकार्बन में जब एल्केन पढ़ते हैं, वहाँ पे क्लोरीनेशन वाली जो रिएक्शन पढ़ते हैं, उसका जो मैकेनिज़्म पढ़ते हैं, उस मैकेनिज़्म को आपको याद होना चाहिए। वो मैकेनिज़्म याद होना चाहिए कि इसमें इनिशिएशन स्टेप कौन था, उसमें आपके पास प्रोपगेशन स्टेप कौन था, और फाइनली आपके पास जो टर्मिनेशन स्टेप होता है, वो क्या था? अगर आपको ये याद है, तो आप यहाँ से इस क्वेश्चन को मतलब ऑप्शन नंबर ए, बी और सी को सॉल्व कर पाओगे। जैसे मान लो सबसे पहले क्या सॉल्व करने को कह रहा है, सबसे पहले कह रहा है आपसे कह रहा है इनिशियल स्टेप इज़ एक्ज़ोथर्मिक विद डेल्टा एच इतना। तो देखो, अगर आपको याद हो तो उस मैकेनिज़्म का जो इनिशियल स्टेप होता था, ठीक है? थोड़ा मोटा पेन ले लेता हूँ। उस उसका जो इनिशियल स्टेप होता था वो क्या होता था कि Cl है, उसको क्या करा, उसको आपने होमोलिटिकली तोड़ दिया। 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। ऐसा करने से क्या बन गया? ऐसा करने से बन गया Cl डॉट प्लस Cl डॉट। ये होता था इनिशिएशन स्टेप, ठीक है ना? तो इनिशिएशन स्टेप का क्या है, डेल्टा H कितना है? -58 किलो कैलोरीज़ पर मोल। भाई आप देखो ना, आपको यहाँ दे रखा है सीधे-सीधे ये तो स्टेप कि Cl को Cl डॉट में तोड़ा तो ये प्लस का 58 है। यहाँ लिखा है -58, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहला स्टेटमेंट रॉन्ग है। -58 थोड़ी है, ये तो +58 है। ठीक है जी? तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। अब आते हैं सेकंड स्टेटमेंट पे। सेकंड स्टेटमेंट क्या कह रहा है? आपसे कह रहा है कि प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3 डॉट फॉर्मेशन इज़ एक्ज़ोथर्मिक विद डेल्टा H नॉट -2 किलो कैलोरीज़। अच्छा, देख लेते हैं। आपको ये पता होना चाहिए भाई, वही मैं बार-बार कह रहा हूँ कि आपको स्टेप्स पता होने चाहिए। देखो, प्रोपगेशन स्टेप की अगर बात करो, तो ये वाला प्रोपगेशन स्टेप जिसमें आपके पास CH3 डॉट बनता है,
ये स्टेप चाहने के लिए ये स्टेप लाने के लिए आपको करना क्या होगा? मतलब पहले तो वो स्टेप लिख देता हूँ। स्टेप क्या चाहिए? उसे चाहिए कि आपके पास CH3 डॉट बने। अच्छा, तो वो कैसे बनता था? आपके पास CH4 से जब Cl डॉट ये वाला Cl डॉट जब इससे जाके रिएक्ट करता था, तो ऐसा करने से CH3 डॉट अलग आ जाता था और HCl अलग आ जाता था। तो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का डेल्टा H आपको निकालना है। ये कहना चाह रहा है। अब देखो जो भी आपके पास गिवन इन्फॉर्मेशंस, जो भी गिवन इक्वेशंस हैं, उनसे ज़रा सोचो कि उनमें से किस-किस इक्वेशन को यूज़ करके मैं निकाल सकता हूँ फाइनली अपना इस इक्वेशन का डेल्टा H। तो सोचो, आपको CH4 चाहिए तो CH4 तो यहाँ से मिलेगा। आपको क्या चाहिए? आपको Cl डॉट चाहिए तो Cl डॉट तो यहाँ भी मिल रहे हैं, चलो ठीक है। CH3 डॉट चाहिए तो CH3 डॉट कहाँ दिख रहा है? यहाँ दिख रहा है, ठीक है? और Cl डॉट भी यहाँ दिख रहा है। अच्छा ठीक है, HCl भी चाहिए। HCl जानने के लिए आपको ये भी यूज़ करना पड़ेगा आई थिंक, ठीक है? ये सारी कहानी चल रही है। तो मेरे को बताओ कि मैं इन इक्वेशंस के साथ क्या करूँ सो दैट कि आपके पास इसका डेल्टा H आ जाए। अच्छा देखो ज़रा, फाइनली मेरे को लग रहा है इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि CH3 डॉट तो देखो यहाँ भी दिख रहा है ना, ठीक है। तो इस और इस इक्वेशन से ही काम बन जाएगा देखना। क्या चाहिए मेरे को? मेरे को बनाना है ये इक्वेशन। ये इक्वेशन कैसे बन सकता है? CH4 मेरे को चाहिए रिएक्टेंट साइड पे और HCl मेरे को चाहिए किस पे? प्रोडक्ट साइड पे। तो मैं कह सकता हूँ इस इक्वेशन का डेल्टा H निकालने के लिए मेरे को क्या करना होगा? इक्वेशन नंबर 1 को इक्वेशन नंबर 2 से सब्ट्रैक्ट करना होगा। करके देख लो चाहे तो। इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आपके पास H फ्री रेडिकल से H फ्री रेडिकल कट जाएगा और Cl फ्री रेडिकल आपके पास सब्ट्रैक्ट होने की वजह से इस तरफ आ जाएगा रिएक्टेंट साइड पे और ये प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा। तो आ जाएगा, देखो। तो डेल्टा H इस इक्वेशन का निकालने के लिए इक्वेशन नंबर 1 का डेल्टा H को माइनस कर दो इक्वेशन नंबर 2 का डेल्टा H, मतलब 105 को माइनस कर दो किससे? 103 से। तो ये कितना आ जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा प्लस का 2, प्लस माइनस का भी ध्यान रखना भाई। प्लस 2 आ रहा है, प्लस 2 आ रहा है तो इसका मतलब ये कैसा है? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है, इसने क्या दिया था? इसने दिया था आपको कि हम आ रहा है -2, तो इस वजह से ये इनकरेक्ट है, ये ऑप्शन भी इनकरेक्ट है। ऐसे सिमिलरली आप तो तीसरा वाला जो स्टेटमेंट है उसको भी देख लो। कह रहा है प्रोपगेशन स्टेप इन्वॉल्विंग CH3Cl फॉर्मेशन इज़ एंडोथर्मिक। अच्छा देखना, अगले प्रोपगेशन स्टेप में होता क्या है? आपके पास ये जो CH3 फ्री रेडिकल बनता है ना, ये CH3 फ्री रेडिकल फ्रेश मॉलिक्यूल ऑफ Cl2 से रिएक्ट करके फाइनली आपके पास बनाता है क्या? CH3Cl और Cl फ्री रेडिकल रीजनरेट करता है। ये मैकेनिज्म के स्टेप आपको पता होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि भाई ये स्टेप है क्या? फिर उसके बाद जब आपको स्टेप पता होगा तो इसका डेल्टा H निकल जाएगा। अब सोचो ज़रा, इसका डेल्टा H निकालने के लिए मेरे को क्या-क्या करना पड़ेगा? इसका डेल्टा H निकालने के लिए कौन-कौन सी इक्वेशंस यूज़ होंगी इसको ज़रा चेक करो। मेरे को लगता है इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 से मेरा काम चल जाएगा देखो। इक्वेशन नंबर 2 अगर पकड़ूँ तो Cl2 मेरे को रिएक्टेंट साइड पे चाहिए, ये आ गया Cl2 रिएक्टेंट साइड पे और CH3Cl मेरे को प्रोडक्ट साइड पे चाहिए, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। अच्छा जी, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अगर आपको इसका डेल्टा H निकालना है, तो इस रिएक्शन का डेल्टा H निकालने के लिए आपको इक्वेशन नंबर कौन सी? इक्वेशन नंबर सेकंड को माइनस करना होगा इक्वेशन नंबर 3 से, ठीक है? क्योंकि दिस माइनस दिस करोगे तो यही बन जाएगी देखो, ठीक है? तो डेल्टा H निकालने के लिए भी डेल्टा H ऑफ सेकंड माइनस डेल्टा H ऑफ थर्ड करना पड़ेगा। डेल्टा H ऑफ सेकंड कितना है? डेल्टा H ऑफ सेकंड है 58, डेल्टा H ऑफ थर्ड कितना है? वो है आपके पास 85। दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा -27। -27 मतलब है कि आपके पास ये एक्ज़ोथर्मिक है विथ 27। बट यहाँ देखो उसने क्या बोला? इसने बोला एंडोथर्मिक है विथ +27। तो इसकी वजह से ये गड़बड़ हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू तो सही कर रहा है बट प्लस माइनस में गड़बड़ कर रहा है। और हमने अपना आंसर तो पहले ही बता दिया कि लास्ट बार जब मैंने चेक करके देखा तो रिएक्शन एक्ज़ोथर्मिक आ रही है और -25 किलो कैलोरीज़ आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन बन रहा है। तो आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। This question is from IIT Advance 2017 पेपर। क्वेश्चन बहुत ही सुंदर, बहुत ही इजी है अगर आपने थोड़ा सा ढंग से पढ़ा हो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ध्यान से देखिए, ब्रोमिनेशन रिएक्शन है। सिंपली होता क्या था, आपको याद होगा, एक सिंपल सी रिएक्शन होती थी कि डबल बॉन्ड पे अगर आप Br2 को जोड़ दो नॉन पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में, तो ऐसा करने पे क्या होता था, ऐसा करने पे दो ब्रोमीन कंबाइन हो जाते थे। एक ब्रोमीन यहाँ लग जाता, एक ब्रोमीन यहाँ लग जाता था और ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन होती थी। मतलब अगर ये ब्रोमीन अगर डार्क पे लगेगा तो डॉटेड पे लगेगा और वैसे वर्सा ये डॉटेड पे लगेगा तो ये डार्क पे लगेगा। ये डाउन साइड, ये तो ये अप साइड तो ये वाला डाउन साइड, दोनों अपोजिट ओरिएंटेशन में लगेंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग ट्रांस एडिशन बोलते हैं, समटाइम्स आल्सो नोन एज एंटी एडिशन। तो इस वजह से देखो, सीधा सीधा ये ऑप्शन तो करेक्ट हो गया। इसने करेक्ट ऑप्शन ही पूछे आपसे, करेक्ट में ये ऑप्शन करेक्ट हो गया। ब्रोमिनेशन प्रोसीड थ्रू ट्रांस एडिशन, मतलब एक आंसर तो हमें मिल गया। इट मे बी मोर देन वन करेक्ट, इसलिए हमें और ऑप्शंस भी चेक करने पड़ेंगे। अच्छा, बाकी ऑप्शंस के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट ट्रिक बताऊं तो वो क्या होता है, देखो आप इसको याद रखना, एक ये ट्रिक याद रखना, कार और एक ये टैम।
कार और टैम का मतलब क्या है, दुनिया के किसी भी रिएक्शन को अगर आप ट्रांस को, कोई भी रिएक्शन जो कि एंटी रिएक्शन हो, जैसे कि ये एक एंटी एडिशन रिएक्शन है, ठीक है, तो उस पे अगर ट्रांस पे अगर कभी भी एंटी एडिशन कराओगे तो आपको जो रिजल्ट मिलेगा ऑलवेज मीजो कंपाउंड मिलेगा, ऑलवेज आपको मीजो कंपाउंड मिलेगा। जबकि अगर कभी भी आप सिस एल्कीन पे कभी भी अगर आप एंटी एडिशन कराओगे तो ऐसा करने पे आपको रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा, मतलब ऑप्टिकली एक्टिव मॉलिक्यूल मिलेगा और उसकी मिरर इमेज भी मिलेगी, और दोनों एक दूसरे के इक्वल प्रोपोर्शन में बनेंगे, मतलब 50% आपका आर वाला तो 50% एस वाला रेसिमिक मिक्सचर बन जाएगा, ठीक है। अच्छा, इससे सेंस क्या है, सेंस ये है कि मीजो का मतलब ये है कि जुड़ने वाली दोनों चीज़ें सेम साइड जुड़ेंगी, तभी तो मीजो बनेगा। यहाँ पे प्लेन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी, ऑप्टिकल एक्टिविटी कैंसिल आउट हो जाएगी और आप बोलोगे ये आपका मीजो बन गया। जबकि रेसिमिक मिक्सचर में क्या होगा, जुड़ने वाली दोनों चीज़ें अपोजिट साइड जुड़ेगी, एक चीज़ यहाँ जुड़ेगी तो एक चीज़ यहाँ जुड़ेगी। तो इस हिसाब से अगर मैं अपने फर्स्ट मॉलिक्यूल को, जो कि ये है, इस फर्स्ट वाले मॉलिक्यूल को अगर मैं कॉम्बिनेशन कराऊं तो ये क्या है, ये एक ट्रांस एल्कीन है। ट्रांस एल्कीन पे जो दो चीज़ें बनेंगी, जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो ये बनेगा CH3 OH OH H। अब कोई बच्चा बोले सर आपने दोनों OH इस साइड लगाए, मैंने तो दोनों OH इस साइड लगाए, तो उसकी बात भी मान लेते हैं और मैं मान लेता हूँ चलो ये भी बनेगा। और इस हिसाब से मैं कह दूं कि यहाँ से दो प्रोडक्ट जो इसने M और N लिखे हैं वो ये दोनों लिखे होंगे। सिमिलरली अगर मैं सिस के साथ करूँ सेम काम, तो सिस के साथ जुड़ने वाली चीज़ अपोजिट साइड जुड़ेंगी, दैट्स वाई यहाँ से जो दो प्रोडक्ट आएंगे वो क्या आएंगे, वो ये आएंगे कि एक कोई बच्चा बोले सर मैंने तो मैंने OH लगा दिया वहाँ पे, वो OH नहीं होगा, Br होगा। तो यहाँ Br लगाना, यहाँ Br लगाना, यहाँ Br, यहाँ Br। अच्छा, बाकी सब हाइड्रोजन। सिमिलरली यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो इसकी मिरर इमेज भी बनेगी, मतलब कोई बच्चा मेरे से बोले सर आपने ऐसे एंटी लगाए हैं, ऐसे अपोजिट साइड लगाए हैं, मैंने तो सर ऐसे अपोजिट साइड लगाए हैं, एक Br इधर और एक Br इधर। तो इस तरह से दो कॉम्बिनेशन हो सकते हैं कि दोनों सेम साइड पे लग जाए, तो उसमें एक ही ऑप्शन हो सकता है, एक ही हो सकता है, अपोजिट साइड में एक ही हो सकता है, एक ही हो सकता है, दो ऑप्शन यहाँ से बन सकते हैं, तो एक को O बोल दूँ, एक को P बोल दूँ। अब अगर आप एक चीज़ बहुत ध्यान से देखो, इस मॉलिक्यूल को अगर मैं इस तरह से 180 डिग्री घुमा दूँ कि ये वाला CH3 अप साइड चला जाए, ये वाला CH3 डाउन साइड चला जाए, तो दोनों Br उठ के इधर आ जाएंगे, दोनों हाइड्रोजन इधर आ जाएंगे और आपको ये मॉलिक्यूल इसके सेम ही दिख जाएगा। दैट्स वाई मैं कहूँ ये तो सेम ही मॉलिक्यूल है, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल है ही नहीं। M=N, ये तो सिंगल मॉलिक्यूल है, ये तो सिंगल ही प्रोडक्ट बना आपका, दो अलग अलग प्रोडक्ट थोड़ा ना बने ये, ठीक है ना। और ये मीजो है, सिंस यहाँ पे प्लेनो सिमेट्री आ सकती है, दैट्स वाई ये मीजो है, ठीक है। एक तो बात ये पकड़ में आई कि M और N दो अलग अलग चीज़ें नहीं है, दोनों सेम ही है। और यहाँ पे अगर इन दोनों को मैं देखूँ तो इसमें अगर मैं इसी तरह से रोटेट करूँ, CH3 इधर ले जाऊँ, ये CH3 को अप साइड ले जाऊँ, तो ये वाला घूम के इधर आ जाए, ये वाला घूम के इधर आ जाए, ये वाला Br घूम के यहाँ आ जाएगा, ये वाला Br घूम के यहाँ आ जाएगा। रोटेशन करने के बाद ये दोनों सेम नहीं दिखेंगे। ऐसा नहीं कि रोटेट करने से ये वाला मॉलिक्यूल ये बन जाएगा, जैसे कि यहाँ हो रहा है, रोटेट करने से ये वाला मॉलिक्यूल इसमें कन्वर्ट हो रहा है, तो दैट्स वाई रोटेट करने के बाद अगर सेम दिख जाता है तो हम बोल देते हैं वो सेम मॉलिक्यूल है, लेकिन रोटेट करने के बाद अगर सेम नहीं दिख रहा है तो दे आर डिफरेंट मॉलिक्यूल। तो ये दो डिफरेंट मॉलिक्यूल हैं और नीचे वाले सेम मॉलिक्यूल है। बल्कि कभी कभी एक बार आईआईटी ने ऐसा भी सवाल किया था कि यहाँ पे नंबर ऑफ प्रोडक्ट कितने बने। फिलहाल तो ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि नंबर ऑफ प्रोडक्ट पे वो कमेंट करा रहा हो फिलहाल, अगर लेकिन ऐसा क्वेश्चन ये जनरेट कर सकता था, यहाँ से सिर्फ एक ही प्रोडक्ट बन रहा है, यहाँ से दो प्रोडक्ट बन रहे हैं O एंड P। अब जरा इनमें रिश्ता ढूंढ लेते हैं, ये क्या क्या कहने की कोशिश कर रहा है देख लेते हैं। कह रहा है O एंड P आर आइडेंटिकल, O और P आइडेंटिकल है, नहीं जी, M और N को कहता तो हम आइडेंटिकल फिर भी मान लेते। O कह रहा है M को O के साथ मिलाओ और P को N के साथ मिलाओ तो ये डायस्ट्रोमर है। बिल्कुल सही बात है भाई, डायस्ट्रोमर तो होंगे। डायस्ट्रोमर क्यों होंगे, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे मिरर इमेज थोड़ा ना दिख रहे हैं। आप देखो ना, इस पे दोनों Br अपोजिट साइड पे है और यहाँ दोनों Br सेम साइड पे है, ये कभी भी एक दूसरे मिरर इमेज हो ही नहीं सकते, दैट्स वाई दे आर डायस्ट्रोमर। तो इसका इसके साथ रिश्ता ढूंढ लो, चाहे इसका इसके साथ रिश्ता ढूंढ लो, ये दोनों एक दूसरे के डायस्ट्रीमर्स लगेंगे। दैट्स वाई ऑप्शन नंबर बी मेरे को सही दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी भी सही है, डायस्ट्रीमर है। देन कह रहा है कि M और O मतलब ये और ये और ये और ये एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। नहीं जी, एनेंशियोमर तो ये दोनों नहीं है, बल्कि अगर आपको एनेंशियोमर जानना ही है तो मैं आपको बता दूं, ये दोनों एक दूसरे के एनेंशियोमर हैं। अगर ऑप्शन में इन दोनों को बोला गया होता तो मैं सही बोल देता, बिकॉज दे आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। एनेंशियोमर कौन होते हैं, ऐसा पेयर। पहली बात तो कोई भी सिंगल मॉलिक्यूल कभी भी एनेंशियोमर नहीं होता, एनेंशियोमर ऑलवेज पेयर होता है। तो
ऐसा पेयर जिसका क्या जो क्या है एक दूसरे के मिरर इमेजेस हैं बट दे आर नॉन सुपर इम्पोजिबल। वो एक दूसरे पर सुपर इम्पोज नहीं हो पा रहे बट दे आर मिरर इमेजेस, दैट्स वाई दे आर एनिशिमर। तो ओ और पी तो एनिशिमर है, लेकिन एम को अगर इस ओ को सॉरी इन दोनों में से किसी से भी कंपेयर करो या फिर पी को इनमें से किसी से भी कंपेयर करो तो वो एनिशिमर नहीं है बल्कि वो डायस्टेमर है। तो फिलहाल ये दोनों एनिशिमर हैं, लेकिन इसको इससे कंपेयर करो तो एनिशिमर नहीं है, वो तो डायस्टेमर है, वो हम पहले देख चुके हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर सी गलत है। That's why your answer should be option number B and option number D only. So this particular question is from IIT Advance 2020 paper. This question is from the section called alkene. I can say alkene की कुछ reactions है, alkene alkynes की। alkyne आपको दे रखा है, उसका further कुछ reaction करके आपको बताना है Q क्या है, R क्या है, P क्या है। तो P की यहाँ पे दो possibilities नजर आ रही है, एक ये नजर आ रहा है, एक नजर आ रहा है। आप चाहो तो दोनों से ही ट्राई मार के देख सकते हो कि किससे क्या बनेगा, क्योंकि देखो अगर मैं P इसको मानूं या इसको मानूं, दोनों से ही प्लेटिनम H2 से अगर मैं रिएक्शन करा दूं तो दोनों से ही आपका इस तरह का प्रोडक्ट तो आ ही जाएगा कि आपके डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा दोनों में ही, और ट्रिपल बॉन्ड भी खत्म हो जाएगा। तो इससे भी ये प्रोडक्ट बन जाएगा, इससे भी बन जाएगा। तो यहाँ से मेरे को इससे तो कोई फायदा नहीं हो रहा, कोई ऐसा खास हिंट नहीं मिल रहा है। बस हाँ, ये जरूर पता चल रहा है कि ये दोनों ही हो सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, बाकी ये जो आपकी इधर रिएक्शन सीक्वेंस जा रहा है और जो इधर को जा रहा है, दोनों से आप ट्राई मार सकते हो, दोनों से आप ट्राई करके देख सकते हो सकता है आपका सही आ जाए। जैसे अगर मैं ऑप्शन ए को ट्राई करूं, देखिएगा ऑप्शन ए से अगर मैं ट्राई करूं तो जरा ऑप्शन ए से आर बनाने की कोशिश करता हूं, जरा मैं देखना। लेट्स सी कि ये ऐसा कुछ है, 1 2 3, और यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा जो एसिडिक हाइड्रोजन। एक्चुअली मैं इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे जो आपके पास NaNH2 है, दिस NaNH2 विल एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस, और वो स्ट्रॉन्ग बेस क्या करेगा, इसके इस एसिडिक हाइड्रोजन को उठा लेगा। मतलब यहाँ पे अगला स्टेप क्या होगा, अगला स्टेप ये होगा कि जैसे यहाँ पे आप NaNH2 डालोगे, this NaNH2 will act as strong base and this will abstract this acidic hydrogen। तो ये वाला एसिडिक हाइड्रोजन उठा लेगा, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस Na। ठीक है जी। इसकी रिएक्शन आपने करा दी किससे, इसकी रिएक्शन करा दी आपने एसिटोफिनॉल से। एसिटोफिनॉल विल लुक समथिंग लाइक कि आपके पास बेंजीन है, बेंजीन के ऊपर आपके पास सी डबल बॉन्ड लगा है, एक CH3 लगा है। तो यहाँ रिएक्शन क्या चल रही है, ये जो नेगेटिव है ये नेगेटिव जाके इसके ऊपर अटैक करेगा, ये इलेक्ट्रॉन्स ऊपर चले जाएंगे, फिर फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप भी है, तो मैं इसको कह दूं जो ये ऊपर जाके O माइनस बनेगा उससे OH हो जाएगा। देखें जरा, मैं लिख के दिखाता हूँ एक बार। जैसे अगर मैं यहाँ से लिखने की कोशिश करूँ तो ये बनेगा बेंजीन, इसके ऊपर है C, एक है CH3 यहाँ, और ऊपर O माइनस बनेगा। ठीक है, और नीचे आके ये सारा पोर्शन जुड़ जाएगा। इट मीन्स कि क्या जुड़ जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड है, फिर आपके पास एक कार्बन है, फिर ऐसे है, देन उसके बाद ऐसे कुछ है, और ये है। ये बनेगा जी ऑप्शन ए से। अच्छा, अभी खत्म नहीं हुई बात, अभी ये और भी करवा रहा है। क्या करवाता है, लास्ट में कह रहा है कि इसका एसिडिक वर्कअप किया तो जो ये O माइनस Na प्लस जो O माइनस बना था उसको OH कर दो। एसिडिक वर्कअप भी करा दिया, H3 प्लस से भी रिएक्ट करा दिया। अब कह रहा है कि हीट और दे दो। अगर आप अल्कोहल में हीट दे दोगे तो आपको पता है कि एल्कीन बन जाता है, डबल बॉन्ड बन जाएगा। तो यहाँ एक डबल बॉन्ड बना दो, H2 निकाल दो। तो मतलब क्या होगा, ये OH और इस कार्बन से एक हाइड्रोजन निकल जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। इट मीन्स बनेगा क्या, बनेगा यहाँ पे बेंजीन रिंग PH, देन आपके पास होगा यहाँ पे एक CH डबल बॉन्ड, इनफैक्ट H नहीं होगा, सॉरी, यहाँ पे होगा आपके पास एक ट्रिपल बॉन्ड, देन ऐसे करके ऐसा कुछ है, देन ऐसे, देन आपके पास ये डबल बॉन्ड CH2। ये बना जी आपका, अगर मैं ऑप्शन ए से स्टार्ट करूं। ठीक है, और अगर मैं इसको देखूं क्या ये कायरल है, तो अगर मैं इस पॉइंट को देखूं, ये वाला पॉइंट, ये वाला कार्बन, तो दिस कार्बन हैज 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स। इधर को जा रहे हैं तो एक अलग चीज मिल रही है, क्योंकि इधर को जा रहा हूँ तो एक कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्डेड कार्बन, इधर को जा रहा हूँ तो एक सिंगल बॉन्डेड फिर एक डबल बॉन्डेड कार्बन। तो इधर दोनों तरफ सिंगल सिंगल कार्बन है और इधर एक सिंगल एक डबल है। तो अब इसलिए इधर को जाने में और इधर को जाने में सीक्वेंस बदल गया, अलग अलग चीजें हैं दोनों, और ये एक अलग ही चीज है, और एक हाइड्रोजन भी होगा, इसकी वजह से कायरल तो है। इसका मतलब कि अभी तक जो मैंने कहानी कही उसके हिसाब से ऑप्शन ए हो सकता है हमारा आंसर, इट में भी ऑप्शन है। अच्छा, अगर मैं ऑप्शन सी से ट्राई करूं, लेट्स से मैं ऑप्शन सी से ट्राई करता हूं एक बार, देखिएगा जरा। अगर मैं इसको ऑप्शन सी से ट्राई करूं,
एक बार जरा ऑप्शन सी से भी ये सारा काम करा के देख लेते हैं। ऑप्शन सी में अगर आपने देखा तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है और ये ऐसा कुछ है। थोड़ा शॉर्टकट मार दें तो यहाँ पे आपने NH2 डाला, यहाँ पे भी सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपका एसिडिक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, जिसकी वजह से ट्रिपल बॉन्ड पे यहाँ माइनस आ जाएगा। फिर आपने इसको एसिटोफिनॉन से रिएक्शन कराया, एसिटोफिनॉन इन बेंजीन विद हैविंग C डबल बॉन्ड CH3 फॉलोड बाय एसिडिक वर्कअप। अगर आपने ये सब काम कर दिया तो दिस विल गिव यू ऐसा कुछ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, और ये जुड़ जाएगा जाके सीधा C से, OH से, एक बेंजीन से और एक CH3 से। फाइनली इसमें जब आप हीट करोगे तो ये भी डबल बॉन्ड यहाँ बना देगा, जिसकी वजह से यहाँ पे आपका बन जाएगा क्या, ऐसा कुछ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ, C डबल बॉन्ड CH2 यहाँ, PH यहाँ। तो क्या ये कायरल है? हाँ जी, ये भी कायरल है। तो अभी जो मैंने अप्रोच लगाया है उससे मैं पहुंच तो नहीं पा रहा हूँ अपने आंसर तक। ठीक है, कोई बात नहीं, हम आगे ट्राई करते हैं, पहुंच जाएंगे। देखें जरा, आगे ट्राई करते हैं। एक्स जो उसने बोला है, एक्स कह रहा है पैलेडियम कार्बन क्यूनोलिन H2। ये एक तरह से अगर आप देखो तो ये आपका कैसा बिहेव कर रहा है, ये एक तरह से आपको याद होगा एक रिएजेंट होता था जो हम प्लैटिनम पैलेडियम बेरियम सल्फेट की प्रेजेंस में यूज करते थे, बोलते थे लिंडलर्स कैटलिस्ट। ये उसके जैसा बिहेव करेगा और इस ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर देगा। तो लेट्स से अब मैं इससे ट्राई करूं या इससे ट्राई करूं, देखते हैं जरा। अगर मैं दोनों से ही ट्राई करके देख लेते हैं एक बार। अगर मैं दोनों से ही ट्राई करूं तो लिंडलेस कैटलिस्ट से पहले मैं इसको ट्रीट करूं, उससे क्या होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इसका ऑक्सीडेशन कर दूं यहाँ से और यहाँ से, इसको तोड़ दूंगा, उसको COH बना दूंगा। देखते हैं जरा एक बार करके। लेट्स से ऑप्शन नंबर ए से अगर मैं ट्राई करूं तो सबसे पहले क्या करूं, आपके पास ऐसा कुछ है, ट्रिपल बॉन्ड यहाँ है, ये है। पहले मैंने मान लो एक्स से इसको ट्रीट किया, मैं ऐसा अज्यूम करके चल रहा हूँ कि लेट्स से बी ऑप्शन आपका करेक्ट है, क्योंकि मेरे को एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है यहाँ पे आपको ट्रिपल को डबल करना ही पड़ेगा। उसके बाद जब आप ऑक्सीडेशन करोगे तब जाके आपके पास O6 मतलब 3 COH आ पाएंगे। ये 3 COH लाना चाह रहा है। देखते हैं, ट्राई मार के देखते हैं इससे। तो अभी मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ आपका एक्स वाला जो ये कैटलिस्ट है ये आप डालोगे यहाँ। ठीक है, अच्छा देखते हैं। तो अगर बात बन गई तो अच्छी बात है। देखिए, तो सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने इसको जो आपका सिंगल बॉन्ड था उसको आपने डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर दिया जी, ये कर दिया। ठीक है, अभी आपने इसमें जब KMnO4 डाला तो KMnO4 क्या करेगा, KMnO4 इसको यहां से तोड़ेगा, इसको यहां से तोड़ेगा, जिसकी वजह से आपको दिख भी रहा है, देखो यहाँ पे 9 कार्बन है, 9 के 8 कार्बन हो गए, मतलब एक निकल जाएगा। तो ये वाला फ्रैक्शन तो चला ही जाएगा क्योंकि ये बॉन्ड टूट जाएगा, यहाँ से टूटा यहाँ से टूटा, तो ये तो चला गया, CO2 बन के उड़ जाएगा। बाकी जो बचे ये कार्बन और ये कार्बन, ये तीनों कार्बन COH हो जाएंगे। इट मीन्स फाइनली क्या बनेगा, फाइनली यू विल गेट समथिंग लाइक दिस, ऐसा ऐसा। ठीक है, ये कार्बन आपका हो जाएगा COOH। ठीक है, एक आपका नीचे जाके ये कार्बन भी हो जाएगा COH, और एक आपका ऐसा होके ये कार्बन भी हो जाएगा COH। अब जरा देखें ये इसमें कोई कायरल कार्बन आपको नजर आ रहा है कि नहीं। तो इसमें अगर देखें ये वाला कार्बन कायरल नहीं है, कोई भी कार्बन कार्बन कायरल नहीं। जैसे मान लो इसी की बात कर लें, ये वाला कार्बन कायरल नहीं है इसमें, क्योंकि अगर इसमें आप देखोगे तो दो CH2 COH लगे हुए हैं, ये भी सेम है, ये भी सेम है। दिस इज नॉट कायरल, दिस इज नॉट कायरल, that's why this will not active। तो ये भी एक्टिव नहीं है। ठीक है जी, इससे ट्राई कर लेते हैं एक बार जरा। तो एक बार मान लो जी आपने ऑप्शन नंबर सी से ट्राई करके देखा, तो ऑप्शन नंबर सी से जब आप ये सारा सीक्वेंस करोगे जैसा मैंने इसके साथ किया है वही अगर इसके साथ करें, तो यहाँ पे एक डबल बॉन्ड है, यहाँ एक ट्रिपल बॉन्ड है। पहले आपने ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट किया लिंडस कैटलिस्ट डाल के, ये डबल में कन्वर्ट हो गया। फिर आपने इसको KMnO4 से ट्रीट कर दिया, जैसे कि मैंने बोला KMnO4 क्या करता है, इसको तोड़ता है डबल बॉन्ड को यहाँ से तोड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, जिसकी वजह से ये वाला कार्बन COH हो जाएगा, ये वाला कार्बन COH हो जाएगा, ये वाला कार्बन COOH हो जाएगा, और ये वाला कार्बन CO2 बन के उड़ जाएगा, ये तो चला ही जाएगा। तो ये वाला कार्बन तो चला ही जाएगा, बाकी बचे COH हो जाएंगे। देखें जरा, तो बनेगा क्या, कुछ ऐसे ऐसे ऐसा, ये कार्बन हो जाएगा COH, ये भी हो जाएगा COH। ठीक है जी, और यहाँ पे ऐसा होके ये भी हो जाएगा COH। यहाँ अगर हम देखें तो ये आपका कायरल कार्बन है। यहाँ से मेरे को आंसर पकड़ में आ गया, ये जो कहना चाह रहा है कि अगर आप ढंग से देखेंगे
तो सारी बातें फिट हो रही हैं ऑप्शन सी पे। देखें जरा, क्योंकि ऑप्शन सी को अगर मैं देख रहा हूँ तो ऑप्शन सी से जैसे मैं अगर मान लो एक्स अगर मैं लिंडर्स कैटलिस्ट मान के चल रहा हूँ फिर ये सब कर रहा हूँ, तो इससे ऑप्टिकली एक्टिव मिल रहा है, इसको मैं बोल दूं कि इट इज एक्टिव। जबकि अगर मैं ऑप्शन ए को मानते हुए चल रहा हूँ और ये काम कर रहा हूँ तो ऑप्टिकली इनएक्टिव मिल रहा है। ऑल्दो अगर जब मैं इधर जा रहा हूँ तो दोनों से एक्टिव मिल रहा है, तो इधर को जाने से तो कोई हमें दोनों के बीच में डिफरेंस पता नहीं चल पा रहा, हम आंसर तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लेकिन अगर मैं इस सीक्वेंस को देखूं तो इस सीक्वेंस से मैं आंसर तक पहुंच पा रहा हूँ। ये ऑप्टिकली इनएक्टिव दे रहा है, ये ऑप्टिकली एक्टिव दे रहा है, तो हमें एक्टिव वाला पकड़ना था। इसलिए योर आंसर शुड बी, इनफैक्ट योर आंसर मस्ट बी ऑप्शन नंबर सी। और मल्टी करेक्ट है, इसलिए आंसर शुड आल्सो बी ऑप्शन नंबर बी। लिंडलेस कैटलिस्ट की तो आपको जरूरत पड़ेगी, तो आंसर शुड बी बी एंड सी। Particular question is from IIT Advanced 2015 paper and this question is from the section called hydrocarbon. इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है? इस क्वेश्चन में कह रहा है नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप इस एक्स, ये जो क्यू बना है इसके अंदर हाइड्रोक्सिल ग्रुप मतलब OH ग्रुप कितने हैं। अच्छा देखना जरा, पहले रिएक्शन देखते हैं। तो रिएक्शन बहुत फेमस सी सिंपल सी रिएक्शन है, ऐसा कोई बहुत भयानक रिएक्शन नहीं है। अगर आप देखेंगे तो इसने क्या करा रखा है, ये जो डबल बॉन्ड है इसको एज इट इज रहने दो, इसको नहीं छेड़ा इसने। यहाँ पे दो CH3 हैं और यहाँ पे आपके पास डॉटेड पे हाइड्रोजन है और डार्क पे आपके पास क्या है, OH है। यहाँ पे इसने क्या किया, H प्लस आयन इसको प्रोवाइड किया। ऑब्वियसली अगर आप इसको H प्लस आयन प्रोवाइड करोगे तो जो OH है इसका प्रोटोनेशन हो जाएगा, ये बन जाएगा OH2 प्लस और ये गुड लिविंग ग्रुप हो जाएगा और ये निकल भी जाएगा फाइनली। तो अगर आप देखो तो ये डबल बॉन्ड एज इट इज रहा, ये दो CH3 एज इट इज रहे, ये डॉटेड पे हाइड्रोजन एज इट इज रहा, ये डार्क पे जो OH था ये OH2 पॉजिटिव बन गया और ये गुड लिविंग ग्रुप है, अब ये निकलने को तैयार है। तो अगर आप देखेंगे तो नेक्स्ट पोजीशन पे क्या होगा, ये आपका रिमूव हो जाएगा, मतलब अगले स्टेप में ये खुद ब खुद ही अपने आप पानी बन के निकल जाएगा। तो अगर ये वाटर बन के निकल जाएगा तो यहाँ पे कार्बोकेटाइन जनरेट होगा और कार्बोकेटाइन क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन आप यहाँ पे ऐसा बनेगा, ठीक है जी। और दो CH3 आपके यहाँ हैं ऑलरेडी। अभी क्या होगा, अभी वेरी स्टैंडर्ड स्टेप, बहुत स्टैंडर्ड स्टेप होता है, आपको पता ही है कि कभी भी अगर कोई कार्बोकेटाइन हो बराबर में दो CH3 पड़े हो तो आप क्या करा सकते हो, आप मिथाइल शिफ्ट करा सकते हो। यहाँ का जो CH3 हो, ये इन CH3 को आप इधर शिफ्ट करा दो, इसे बोला जाएगा मिथाइल शिफ्ट। तो आपने यहाँ पे कराया मिथाइल शिफ्ट। मिथाइल शिफ्ट इसलिए कराया ताकि आपका और भी स्टेबल कार्बोकेटाइन बन जाए, जस्ट इन ऑर्डर टू गेन मोर स्टेबिलिटी आपने यहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराया। अगर CH3 यहाँ चला जाए तो ऐसे में क्या होगा, ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और जैसे भी ये पॉजिटिव चार्ज यहाँ शिफ्ट हुआ ये ज़्यादा स्टेबल हो गया। अब ये 2 डिग्री कार्बोकेटाइन था, अब ये 3 डिग्री कार्बोकेटाइन हो गया, ज़्यादा स्टेबल हो गया। तो ये जो मिथाइल शिफ्ट कराया जाता है, कराया ही तभी जाता है जब आपको शिफ्ट कराने के बाद कार्बोकेटाइन और भी ज़्यादा स्टेबल हो जाए। इट मीन्स कि कार्बोकेटाइन आपका पहले 2 डिग्री था, अब 3 डिग्री हो गया, मिथाइल शिफ्ट करने से स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, दैट्स व्हाई हमने कराया। तो कभी-कभी ये क्वेश्चन आता है कराते क्यों हैं? ठीक है जी। अच्छा अगला स्टेप क्या कर रहा है, अगला स्टेप आपको हीट भी दे रखा है, यहाँ पे हीट दे रखा है तो वही जो अपना नॉर्मल सा रिएक्शन होता था, आपको याद होगा कि अगर आपके पास एक तरफ HO एक तरफ OH हो, मतलब कोई अल्कोहल है, उसको आपने H प्लस आयन डाल के हीट किया तो फाइनली वो एल्कीन बनाता था। तो आपने हीट भी कर रखा है तो ये एल्कीन भी बनाएगा, मतलब ये इसको क्या चाहिए, इसको चाहिए बराबर से एक, मतलब ये वाला कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, इसके जस्ट बराबर वाले कार्बन से या तो यहाँ से या यहाँ से एक हाइड्रोजन लेगा और डबल बॉन्ड बनाएगा। तो यहाँ भी डबल बॉन्ड बना सकता है, यहाँ भी बना सकता है, इनफैक्ट यहाँ भी बना सकता है, लेकिन हम वही बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो मोस्ट स्टेबल तो वो होगा जो यहाँ डबल बॉन्ड बनेगा, क्योंकि उसके मैक्सिमम हाइपर कॉन्जुगेशन बनेंगे। तो ऑब्वियसली स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन जो बनने वाली है एल्कीन, उसकी स्टेबिलिटी भी मैटर करती है, इसलिए डबल बॉन्ड कहाँ बनाएंगे, डबल बॉन्ड हम ऐसी जगह बनाएंगे जिससे हाइपर कॉन्जुगेशन मैक्सिमम बने, इसलिए डबल बॉन्ड मैं बनाऊंगा यहाँ, इसलिए यहाँ पे मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। अगला रिएक्शन क्या कर रहा है कि आपने क्या किया, डाइल्यूट KMnO4 डाला। आपको ये रिएक्शन बहुत टिपिकल से याद होने चाहिए कि भाई कभी भी किसी एल्कीन पे अगर आप डाइल्यूट KMnO4 डालोगे ना तो होगा क्या, ये जो साइड वाले बॉन्ड्स थे ये तो एज इट इज रहेंगे, ये जो पाई बॉन्ड था यहाँ, ये जो पाई बॉन्ड था, ये पाई बॉन्ड दो नए बॉन्ड जनरेट करेगा और एक OH इधर लग जाएगा, एक OH इधर लग जाएगा। तो सिंपली दो OH बराबर बराबर में लग जाएंगे, डबल बॉन्ड खत्म हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड पाई बॉन्ड खत्म होगा और एक OH इधर और एक OH इधर लग जाएगा। तो अगर आपने ऐसा काम किया तो इससे होगा क्या, इससे ये होगा कि बेसिक स्ट्रक्चर बिल्कुल नहीं हिलेगा, बेसिक स्ट्रक्चर तो ऐसा ही है जैसा हम हर बार बना रहे हैं। ये दो 6 मेंबर रिंग, ठीक है, एक मिथाइल यहाँ एक मिथाइल यहाँ। बस काम कितना होगा, काम ये होगा कि एक OH लग जाएगा यहाँ, एक OH लग जाएगा यहाँ और एक OH लग जाएगा यहाँ, एक OH लग जाएगा यहाँ,
ठीक है जी। और ये एक सिन एडिशन होता है, अगर लगेंगे तो दोनों ही डार्क पे होंगे या दोनों ही डॉट पे होंगे। ठीक है जी। ऐसे ही ये दोनों के दोनों डार्क पे बनाओ या दोनों के दोनों को डॉट पे बनाओ। ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाला डार्क पे हो जाए और ये वाला डॉटेड पे हो जाए। ठीक है जी। तो खैर क्वेश्चन में ये सब से लेना देना है नहीं, स्टीरियोकेमिस्ट्री के ऊपर तो क्वेश्चन उसने पूछा नहीं, उसने सिर्फ ये पूछा कितने OH लगेंगे। तो कितने OH लगेंगे वो तो सिर्फ हमने बता ही दिया कि 4 OH लगेंगे, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है। हर डबल बॉन्ड पे 2 OH लग जाएंगे, तो 2 यहाँ लग गए, 2 यहाँ लग गए, 4 OH लग जाएंगे। तो फाइनली द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन मस्ट बी 4। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान क्वेश्चन उस साल में पूछा गया। कहता है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल ऑफ द मेजर प्रोडक्ट ऑफ दिस। क्या कह रहा है कि इस रिएक्शन को कराने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट आएगा उसके अंदर कितने OH ग्रुप होंगे। और आपको कुछ रिएक्शन दी गई हैं। एक है आपका हाइड्रोजन पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन के प्रेजेंस में, और दूसरी रिएक्शन आपकी डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस है जो कि 273 केल्विन पे आपको दे रखा है। दोनों रिएक्शन की थोड़ी सी ब्रीफिंग जरा मैं आपको देता हूँ, उससे आपको सब समझ में आ जाएगा। देखें जरा, जैसे कि अगर एक रिएक्शन में आपको बोलूँ कि एक सिंपल सा मान लो आपके पास कोई एल्काइन हो कभी C ट्रिपल बॉन्ड C समथिंग, उस पर अगर आप कभी कराते हो H2 पैलेडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन के प्रेजेंस में, तो ऐसे में दिस रिएजेंट इज नोन एज, इसका नाम होता है रिएजेंट का, दिस वन इज नोन एज लिंडलर्स कैटलिस्ट। इसकी टेंडेंसी क्या होती है, ये सिर्फ तरीके से आपका एल्कीन बनाता है। मतलब यहाँ से प्रोडक्ट क्या बनेगा, यहाँ से प्रोडक्ट बनेगा ट्रिपल बॉन्ड से डबल बॉन्ड हो जाएगा, 2 हाइड्रोजन जाके जुड़ जाएंगे, और एक्सक्लूसिवली आपको सिर्फ और सिर्फ सिस ही बनाता है। मतलब दोनों हाइड्रोजन आपके सेम तरफ से जाके जुड़ेंगे, ये भी फिक्स है इस रिएजेंट का। तो इस वजह से आपको एक्सक्लूसिवली सिस एल्कीन आपको मिल जाएगी। अच्छा जी, दूसरी रिएक्शन क्या दी गई, दूसरी रिएक्शन डाइल्यूट KMnO4 की दी गई है। डाइल्यूट KMnO4 एक्चुअली में क्या करते हैं, अगर उसके पास कोई भी डबल बॉन्ड हो। अच्छा, ऊपर वाली रिएक्शन के बारे में ये एक और बात मैं बता दूं कि जो लिंडलर्स कैटलिस्ट है ये डबल बॉन्ड को इफेक्ट नहीं करता। अगर कहीं डबल बॉन्ड हो तो उस पर H2PdSO4 कुछ इफेक्ट नहीं डालता है, वो एज इट इज रहेगा, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड पे वर्क करता है। और नीचे वाला जो आपको डाइल्यूट KMnO4 दे रखा है, वो डबल बॉन्ड पे कैसे इफेक्ट दिखाएगा वो बताता हूँ मैं आपको। तो उसमें कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल है कि ऐसा करके इसके एक ये पाई बॉन्ड टूट जाएंगे और 2 नए बॉन्ड जनरेट हो जाएंगे। और जो 2 नए बॉन्ड जनरेट होंगे, दोनों नए बॉन्ड पे एक एक OH लग जाएगा, और ये भी दोनों OH सेम साइड पे लगते हैं। ये भी सेम एडिशन टाइप की रिएक्शन है। तो बचे हुए सारे एलिमेंट्स में कुछ ऐसा लगा दूं, तो इस बार रिएक्शन में भी मैं क्या बोलूँ कि दोनों OH आपके सेम साइड पे जुड़ जाएंगे। तो बस यही सारा वर्कअप हम करने की कोशिश करते हैं अपने गिवन मॉलिक्यूल पे जो हमें दे रखा है। देखना जरा, जो हमें मॉलिक्यूल दे रखा है एक बार जरा मैं उसको बना देता हूँ। क्या मॉलिक्यूल दे रखा है मेरे को, मुझे दिया गया है एक 5 मेंबर रिंग, ठीक है, जो कि जुड़ा हुआ है आपका CH2 से। देन है आपके पास C ट्रिपल बॉन्ड C, देन है CH2। इसके बाद आपका है एक 6 मेंबर रिंग, ऐसा कुछ। और डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ है जरा एक बार देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे एक कार्बन छोड़ के फिर डबल बॉन्ड है, तो एक कार्बन छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। सिमिलरली यहाँ से देखें तो एक बॉन्ड छोड़ के फिर ये दूसरा बॉन्ड छोड़ के, या फिर इधर से काउंट कर लेता हूँ, एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड छोड़ के तीसरे पे डबल बॉन्ड है। तो एक बॉन्ड छोड़ के दूसरा बॉन्ड छोड़ के तीसरे पे डबल बॉन्ड लगा दिया मैंने। तो वो चाहे आप अप साइड लगा दो चाहे डाउन साइड लगा दो, दैट डजंट मैटर, ठीक है ना। तो एक मैंने डबल बॉन्ड इस साइड लगा दिया, ठीक है। 6 मेंबर रहेंगे, थोड़ा सा मेरा हो सकता है ठीक नहीं बनाओ, देख लेना। ओके, फाइनली क्या हुआ, फाइनली इस पे हमने रिएक्शन कराई जो लिंडलर्स कैटलिस्ट की रिएक्शन इसने आपको बोली, जो हमने वहाँ लिखी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पैलेडियम बेरियम सल्फेट। और अभी अभी मैंने आपको बोला पैलेडियम बेरियम सल्फेट यहाँ डबल बॉन्ड्स को कोई इफेक्ट नहीं करता, सिर्फ ट्रिपल बॉन्ड को डबल बॉन्ड बना देगा, और उसमें भी जुड़ने वाले दोनों हाइड्रोजन सेम साइड से जुड़ेंगे, इसको सिस एल्कीन बना देगा। तो क्या बनेगा जरा देखते हैं, इससे क्या बनेगा। इससे बनेगा आपका C डबल बॉन्ड C, 2 हाइड्रोजन आपके जुड़ गए सेम तरफ को, और यहाँ रह गया आपके पास CH2, एक आ गया आपके पास ये 6 मेंबर रिंग, और एक तरफ है आपके पास 5 मेंबर रिंग। और इसके डबल बॉन्ड को ऊपर वाले रिएजेंट ने कोई इफेक्ट नहीं डाला, इस वजह से ये डबल बॉन्ड एज इट इज यहाँ नजर आएगा, और एक डबल बॉन्ड एज इट इज आपको यहाँ नजर आएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा डबल बॉन्ड पे। अगली रिएक्शन में अब डबल बॉन्ड पे फर्क पड़ेगा। अगली रिएक्शन क्या है, अगली रिएक्शन है आपकी, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, डाइल्यूट KMnO4। डाइल्यूट KMnO4 एक्सेस में है, 273 केल्विन पे है,
एक्सेस में कहने का उसका ये मतलब होगा कि एक्चुअल में आपका डाइल्यूट KMnO4 डबल बॉन्ड पे अटैक करता है। तो एक्सेस लिखने से शायद वो ये कहना चाहता है कि आप इस डबल बॉन्ड पे भी रिएक्शन करा दो, इस पे भी करा दो, इस पे भी करा दो, मतलब एक्सेस है तो सारे ही डबल बॉन्ड पे रिएक्शन करा दो। तो अपना बेसिक से स्ट्रक्चर लिख लेते हैं, उसके बाद सारे डबल बॉन्ड्स पे एक एक OH लगा दे, मतलब सारे डबल बॉन्ड पे इधर और इधर एक एक OH लगाते चलेंगे। जैसे कि बेसिक से स्ट्रक्चर दोबारा से लिखते हैं इस स्ट्रक्चर को, लेकिन इस बार डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड बना के लिखना, CH2 CH2 5 membered ring, here it is 6 membered ring। फाइनली होगा क्या, अपना ये काम कराने से, KMnO4 की रिएक्शन कराने से इसके पास यहाँ एक OH लग जाएगा, यहाँ एक OH लग जाएगा, 2 OH आपके यहाँ लग जाएंगे, एक इधर और एक इधर, और 2 OH आपके यहाँ लग जाएंगे, एक इधर और एक इधर। और इस आपके जो भी जुड़ने वाले OH हैं सब सेम साइड से जुड़ते हैं, तो ये सीन एडिशन होता है। तो अगर ये भी डार्क पे है तो ये भी डार्क पे है, या फिर दोनों डॉट पे होंगे। सिमिलरली या तो ये दोनों डार्क पे होंगे, या फिर दोनों डॉट बॉन्ड पे होंगे, या फिर इन दोनों को भी डार्क पे कर दो, इन दोनों को डॉट बॉन्ड पे कर सकते हो। तो सारे के सारे OH आपके इस तरह से लग जाएंगे। क्वेश्चन में ज़्यादा अंदर की बात पूछी नहीं, उसने बस इतनी सी बात आपसे पूछी है कि इस क्वेश्चन में आप जजमेंट करके बताओ कि इसके अंदर कितने OH बनेंगे जब आपका फाइनल प्रोडक्ट आ जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट बनने के बाद कितने OH बने ये आप आराम से देख सकते हो, 1 2 3 4 5 6 OH बने। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, 6 OH आपका बनेगा और आंसर होगा आपका 6। Okay, so I hope I helped you. Please subscribe Camp Shiksha. Thank you.